आपको थोड़ा गला खराब है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बात करें कैप प्रोग्राम क्या है एग्जैक्टली हमारा ये, और इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होने हैं, और कैप प्लस में 5 ब्रीफ कर दूँ, 5 मिनट आपको मैं यहाँ पर क्या प्रोग्राम पूरा का पूरा ये PT 2019 कैप प्रोग्राम। जैसा आपने शायद देख ही लिया होगा एडवर्टाइजमेंट में या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, ये प्रोग्राम है क्या बेसिकली। इस प्रोग्राम के अंदर हम जो करने वाले हैं वो ब्रीफ कर दूँ आपके लिए स्पीड में। ये प्रोग्राम जो कैप है हमारा करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, इस सेशन की बात करेंगे हम लोग आपके साथ। इस प्रोग्राम में बेसिकली जो तैयार किया गया है आपके लिए प्रोग्राम, दैट वन मेरा मानना है कि यहाँ पर ये हम लोग 40 क्लास, लगभग 40 से 45 भी हो सकती हैं और 38 भी हो सकती हैं। मेरे नियरली 100 आवर्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने शेड्यूल बनाया है, डिफरेंट 12 मॉड्यूल जोड़े हैं, उसमें लगभग 40 क्लास हैं, 2.5 आवर्स पर डे, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है। नियरली 100 आवर्स 5 फरवरी से अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्च 25 तक मुझे देके चलिएगा। 25 तक कोई और एंगेजमेंट मत कीजिएगा अपना, मैं 20 बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सोचे 20 खत्म हो जाएगा, टिकट बुक करा लें आप जाने का। 25 तक का समय ले सकता हूँ, डिपेंड करता है कि ईयर बुक में कितना अच्छा ईयर बुक आती है नहीं आती, उसमें मैटर करेगा, क्योंकि ईयर बुक लास्ट ईयर जो आई उसके अनुमान से और 20 तक खत्म होना चाहिए। ईयर बुक में कुछ एडिशनल चीज़ जोड़ के आती हैं, इस बार 2-4 क्लास रख सकती हैं, काम बढ़ सकता है, तो 25 मार्च तक ये जा सकता है। इसमें हम लोग करने क्या क्या वाले हैं आपके लिए, ऑफकोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा यहाँ पर, जो स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हैं वो जुड़े होंगे इसमें। बात करें इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, चूँकि अब सर्वे नहीं आ रहा है, तो सर्वे नहीं आया तो हम बात करेंगे बजट से, बात करेंगे हिंदू आपके साथ 18 मंथ का PIB बजट लेंगे, इंटरिम बजट आया उसमें कुछ काम की बातें हैं, अगर ऐसे है नहीं कुछ काम की बातें, लेकिन फिर भी होगा तो बात करेंगे। ईयर बुक आ जाएगी कुछ दिनों हमारे पास 1 मार्च के आसपास, 1 से 2 मार्च के आसपास ईयर बुक आती है, तो ईयर बुक हम देखेंगे क्या है इस बार काम करने के लिए, ईयर बुक में क्या अच्छी बातें हैं काम करने के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंट आस्पेक्ट मेरे पास और हैं आपके लिए, नीति आयोग की रिपोर्ट्स, इन लास्ट 1 ईयर 27 रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने, 1.5 ईयर में कहूँ आपसे मैं, जनवरी 2018 से लेकर अभी तक 28 रिपोर्ट आ चुके हैं, एक आध रिपोर्ट और आ जाएंगी लगता है मार्च एंड तक, तो 30 रिपोर्ट का कलेक्शन हमारे पास होगा बात करने के लिए। डिफरेंट इंडेक्स हैं उसके अंदर, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करें, SDG इंडेक्स की बात करें, डेल्टा रैंकिंग की बात करें, इन्होंने जारी किया है आपका एजुकेशन इंडेक्स जारी किया है, उन्होंने जारी किया हेल्थ इंडेक्स जारी किया, कुल मिलाकर 30 इंडेक्स, 30 रिपोर्ट हिमालय पर रिपोर्ट है, ई व्हीकल पर रिपोर्ट है, 30 रिपोर्ट उनके इंडेक्स मिलाकर हमारे पास हैं, जो बहुत काम का है। लास्ट ईयर अनुभव रहा है मेरा, प्री और मेंस दोनों पर UPSC ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठाया है, और खास कुछ नहीं करना है आपको, वो इंडेक्स, उसमें इंडेक्स क्या बेस है उसका, अगर रिपोर्ट है तो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी क्या है रिपोर्ट की, कुछ नहीं करना, केवल हमको रिपोर्ट की समरी करनी है। अगर वो नॉलेज हो जाएगा तो बहुत चीज़ हमको मिल जाएंगी प्री और मेंस के स्तर पर। तो बात करेंगे आपके साथ नीति आयोग की रिपोर्ट्स पर, लगभग 30 रिपोर्ट होंगी चर्चा के लिए। इसके अलावा ग्लोबल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे, मल्टीपल इंडेक्सेस हमारे पास होते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती हैं, जैसे एग्जाम्पल है मेरे संग आप, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं, लगभग मेरे पास 70-80 रिपोर्ट होंगी इस प्रकार की। ये चर्चा करेंगे हर रिपोर्ट में काम का क्या है, कौन सी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, बात करेंगे मूल्यांकन रिपोर्ट की, करप्शन रिपोर्ट की, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस रिपोर्ट की, कौन जारी करता है, क्या इंडिया का रैंक है, और खास बात क्या है, कुछ इंडिया के बारे में कहा गया है तो मेरे लिए काम का है वो, तो लगभग 70-80 रिपोर्ट ऐसी मिलेंगी हमको जो हम डेली बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग 70-80 रिपोर्ट में अगर यही है मेन बात, तो कौन जारी कर रहा है, और इंडिया कंटेस्ट उन्होंने कुछ कहा है अगर, तो ऑफकोर्स इंडिया के बारे में क्या कहा है, तो एलिजिबल नॉलेज होना चाहिए मुझे। तो बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, बात करेंगे सब पर आपके साथ। तो ये रहेगा एक सेक्शन बात करने के लिए, 70-80 रिपोर्ट का सेक्शन रहेगा आपके साथ बात करने के लिए। एक सेक्शन में होता है नीति आयोग की रिपोर्ट रहेंगी आपके लिए, तो आप देख रहे हैं नीति आयोग की मल्टीपल रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, जैसे कि देख पाएँ वैसे कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया नीति आयोग ने अपने स्केल पर, या जारी किया है उसने ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट या महत्वाकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है उसने, ये जारी किया ट्रांसफॉर्मिंग फॉर एस्पायरेशनल, ये रिपोर्ट आई है इसकी, महत्वाकांक्षी जिलों पर मेंस में सवाल आ गया, लास्ट से PD में आ गया, फिर आ सकता है कि लास्ट से जनवरी रिपोर्ट आई थी ये। ऐसी कई रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं नीति आयोग की रिपोर्ट ने केवल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, लाइक SDG इंडेक्स है भारत का, क्या है बेसलाइन रिपोर्ट इसकी, ऐसी 30 रिपोर्ट लगभग है नीति आयोग की हमारे पास, हिमालयास पर, डिफरेंट एरियाज़ पर सरकार द्वारा रिपोर्ट जारी की गई हैं, चर्चा करेंगे आपके साथ इस पर। तो ऐसी रिपोर्ट है नीति आयोग की। इसके अलावा और क्या है सेक्शन में करने के लिए हमारे पास, इस सेक्शन में मैप लोकेशन अपडेट होंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के। मैप लोकेशन अपडेट यानी कि मेनली जो आप देखेंगे लास्ट ईयर 3-4 क्वेश्चन मैप के थे वो करंट अफेयर्स से थे, जब मज़ार शरीफ पूछा हो उन्होंने, अलेप्पो का नाम पूछा हो, मोसुल का नाम पूछा हो, या मेडिटेरियन सी के आसपास से कुछ लोकेशन आई हो, वो सब कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहे हैं, वो सब विवादित रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं न्यूज़ में आए हैं। तो बात करेंगे हम ऐसी मैप लोकेशन के, लगभग 3 से 4 क्लास में जाएंगी इस टॉपिक पर, जहाँ इंडिया की लोकेशन बहुत परेशान नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा पार्शलिटी हो जाती है कि कुछ लोग अगर उस रीजन के हैं तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उस रीजन के बारे में, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। तो इंडिया के लोकेशन को कोट नहीं करता करंट अफेयर्स की, वो कोट करता है ग्लोबल लोकेशंस को, जहाँ सबके लिए बराबर का काम होता है।
इंडिया के लोकेशन वो देगा तो ऐसी कुछ देगा जो बहुत रेयर या बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही होगी। तो बात करेंगे आपके साथ इस सेक्शन पर। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम यानी मैं कहूँ आपसे लगभग 4 सालों में, कोई 4 साल मानने पड़ेंगे मुझे, गवर्नमेंट का लास्ट ईयर है तो 4-5 साल हो चुके हैं। इन सालों में लगभग 80 गवर्नमेंट ने स्कीम जारी की हैं। उन स्कीम्स में से कुछ इस साल आई हैं, लेकिन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्कीम थी, उससे कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं। पुरानी स्कीम खत्म नहीं होती, यूपीएससी दिखा चुका है। 2017 में पूछता है 15 की स्कीम जनधन योजना के बारे में, 17 में पूछता है मेक इन इंडिया के बारे में, 14 की स्कीम थी जो, तो कहीं ना कहीं स्कीम रहेंगी। 4-5 साल की स्कीम रही है जो उनका डिटेल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रयास करेंगे अगर मैं नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ आपको या क्लास में एटलीस्ट देख पाएँ उनको हम लोग। तो हमारा काम होगा गवर्नमेंट स्कीम्स को, लगभग 80 स्कीम मेरे पास हैं जो मैं समरी करनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की यहाँ पर। इसके अलावा जोग्राफी सेक्शन रहेगा इस अपने कैप प्रोग्राम में। ये कुछ बातें मैं संग करने के लिए आपके साथ लगभग 12 से 15 कुरुक्षेत्र और योजना, क्योंकि बहुत सारी योजना रिपीट भी होती हैं। बजट की योजना दोबारा आ गई होगी, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल दोबारा आ गया होगा, तो मानता हूँ 12-13 योजना मिलेंगी करने के लिए मुझे। जैसे कि इस बार की योजना इनोवेशन पर, इनोवेशन की आप पूरी योजना पढ़ेंगे तो मैंने आइडेंटिफाइड किया, मैं 83 वर्ड्स हैं जो आपके काम के हैं। 83 स्कीम्स लिखी हैं, कह लीजिए प्रोग्राम लिखे हैं, कोई टर्मोलॉजी लिखी है जो मुझे नहीं आती है, नॉलेज होना चाहिए। अब उन्होंने लिख दिया उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, लिख दिया उन्होंने उसके अंदर लेट्स से फ्लाउड, उन्होंने बात करी उन्होंने IR 4.0 की या मुद्रा की या JDY, ऐसा कोई भी स्कीम जो पुरानी है, नई है, आने वाली है या आपको कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ऐसे 83 वर्ड मिले हैं मुझे इस बार की योजना में। ऐसी पूरी योजनाओं में 12 योजनाओं में देखा जाए या 12-15 योजनाओं में लगभग 700-800 वर्ड मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे ओवरलैप होंगे, बहुत सारी स्कीम होंगी गवर्नमेंट की जो पढ़ चुके होंगे, बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो लोकेशन आई होगी, बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो आप पढ़ चुके होंगे डिफरेंट नीति आयोग की रिपोर्ट्स में या कहीं और, तो बहुत सारे ओवरलैप वर्ड होंगे। लेकिन एक काम अच्छा होगा, एक फॉर्मेटिंग हो जाएगी हमारे पास कि यार योजना पूरी हो गई हमारी है, उसमें कुछ बचा नहीं करने के लिए। तो 84 वर्ड्स हम चर्चा करेंगे, ऐसे ही सब योजनाओं को कर खत्म करेंगे। ट्राई करेंगे योजना पे जो वर्ड्स हैं उनको स्कैन कर लें एक बार। तो ये प्रयास रहेगा मेरा योजना और कुरुक्षेत्र के साथ। लास्ट ईयर भी देखा हम लोगों ने, कुरुक्षेत्र से 2 क्वेश्चन स्टेट फॉरवर्ड पूछे गए थे, स्टेट में उठा के पूछ लिया था उसने, वहाँ से उठाया स्कीम की इसका फायदा नुकसान क्या है। तो कुरुक्षेत्र योजना कोई क्वेश्चन देती हैं, क्रक्स की बात करेंगे, इनका क्रक्स लेंगे आपके साथ। अगला टॉपिक होता है मेरे पास एनवायरमेंट अपडेट। एनवायरमेंट अपडेट का मतलब क्या है वो जान लीजिए आपके साथ। एनवायरमेंट अपडेट में जो भी साल भर में घटनाएं रही होंगी उसकी हम बात करेंगे आपके साथ, और साथ ही साथ एनुअल ईयर बुक इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जैसा कि लास्ट ईयर का दिखाऊंगा आपको मैं यहाँ पर। लास्ट ईयर बुक जब आई थी हमने बात की थी इस बारे में, करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लास्ट ईयर का एनवायरमेंट ईयर बुक, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है ईयर बुक। ये संभवतः मार्च फर्स्ट वीक तक आ जाती है मैगजीन ये। तो ये ईयर बुक जो है इसमें बहुत काम की चीज़ रहती हैं। इसमें ऑलमोस्ट आप देखेंगे मंत्रालय द्वारा जारी होती है रिपोर्ट ये, और इसमें लगभग 300 पेज की रिपोर्ट है। और जब मैं समरी करता हूँ तो मुझे लगता है कि मिल जाते हैं 100-200 वर्ड काम के आपके लिए। जैसे कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्थाएं मिलती हैं इसके अंदर जो मैं मार्क करता हूँ आपके लिए, जो कीवर्ड होंगे मैं ढूंढूंगा आपके लिए और उसको हम चर्चा करेंगे क्लास के अंदर। लगभग 2 से 3 क्लास लग जाती है कई बार इसके लिए, और यूपीएससी कई बार सवाल पूछ लेता है, जैसे हाथी परियोजना किस बार चलाई जा रही है, संगठन कौन सा है, या फिर कोई भी स्कीम बात करें, इसका हम क्या टाइगर की बात कर सकते हैं इस साल, या जो भी आप देखेंगे एनवायरमेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर में निकले हैं, काफ़ी हद तक इससे निकलेगा। ट्रेडिशनल जो इंडियन क्वेश्चन थे, जो 3-4 इंडियन क्वेश्चन थे, 4-5 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के सवाल थे, वो बात नहीं कर रहा हूँ, जो 3 से 4 नेशनल सवाल थे हमारे यहाँ पर, इंटरनेशनल एनवायरमेंट के इशू थे, वो इस रिपोर्ट से पूछे गए थे। तो हम बात करेंगे, हमने लास्ट में बात की थी, इस बार फिर आएगी रिपोर्ट, ये लास्ट की रिपोर्ट है हालांकि, इस बार फिर रिपोर्ट आएगी हमारे पास, हम चर्चा करेंगे क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या समरी होगी। तो लगभग 3 से 4 क्लास आती हैं एनवायरमेंट पर, अपडेट प्लस समरी करता हूँ मैं इस रिपोर्ट की आपके साथ। तो ये रिपोर्ट रहती है समरी करने के लिए। इसके अलावा साइंस का अपडेट करेंगे ऐसे हम लोग आपके साथ, साइंस में जो भी खबरें आई होंगी, स्पेशली 4-5 जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं, स्पेस साइंस है, न्यूक्लियर साइंस है हमारा, जिसको हम कहता हूँ मैं 8 टेक्नोलॉजी बोलता हूँ मैं अपनी भाषा में, 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, उन पर जरूर बात करेंगे, उन पर क्या अपडेट आया है चर्चा करेंगे आपके साथ। जैसे कि मुझे याद है लास्ट ईयर में हम बात जब कर रहे थे इस टॉपिक पर, 8 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, ये जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आपकी हमेशा बहुत काम की रही हैं, इस बार तो और ज़्यादा काम की रहेंगी क्योंकि सरकार ने स्कीम और मिशन भी लॉन्च किए इनके लिए। जैसे कि ब्लॉकचेन की बात करें, लास्ट ईयर क्वेश्चन ब्लॉकचेन पे आ चुका, IoT पे लास्ट ईयर सवाल आ चुका, लास्ट ईयर उसने 3D प्रिंटिंग पर सवाल पूछ लिया आपसे, लास्ट ईयर GPS सवाल आ गया आपके लिए, बाकी 4 बची हैं अभी भी। हम 8 पर बात करेंगे आपके साथ, उभरती तकनीकें, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा साइंस टेक में, और कुछ भी नया सोचेगा वो तो इन 8 के बाहर नहीं जा सकता वो। इन 8 में क्या क्या अपडेट आया है, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, कौन सा मिशन लॉन्च किया है हाल में, कितने फंड जारी किए हैं, क्या इस पर रिसर्च हो रही है इंडिया के अंदर, क्या इशूज़ हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे आपके साइंस टेक सेक्शन में। तो साइंस टेक का ट्रेडिशनल जो है उसका अपडेट लेंगे, प्लस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है इस पर क्या अपडेट हमारे पास आए हैं, मैं चर्चा इसकी भी करूँगा इस क्लास में आपके साथ। तो ये रहेगा बात करने के लिए आपके साथ साइंस टेक अपडेट में, लगभग 3-4 क्लास साइंस टेक में जाएंगी हमारे पास।
इसके अलावा एक 1000 क्वेश्चन का MCQ बनाया मैंने आप लोगों के लिए, जो हम लोग शेयर करूंगा आपके साथ में। एक टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, वो अलग चीज़ हमारे यहाँ पर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नए क्वेश्चंस की यहाँ पर जो बनाए जाएंगे इस कंटेंट में से, जो बढ़ाऊंगा आपको मैं उससे बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग 1000 MCQ, जो कि सेशन के लास्ट या 2-4 दिन पहले मिलेंगे आपको खत्म होने के। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, मुझे लगता है कि काम का रहा है आपके लिए, रिपोर्ट में कुछ काम का आया है, वो दूंगा आपको यहाँ पर 1000 MCQ में। तो 1000 MCQ रहेंगे, प्लस कुछ प्रिंटेड नोट्स भी रहेंगे आपके लिए, जैसे कि बुकलेट मिलती रहेंगी समय समय पर आपको। जैसे कि हम बात करें आज अगर जैसे एक बुकलेट में तैयार की आपके लिए आज, जो प्रिंटेड नोट्स में हम चलें आज हिंदी नोट्स की बात मैं करता हूँ। तो आज मैंने कैबिनेट के फैसलों को कंपाइल करने का प्रयास किया आपके साथ। तो कैबिनेट के फैसले क्या हैं आज, उसको मैंने कंपाइल किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले 3 महीनों में कैबिनेट के फैसले क्या हैं, लाइन अंडरलाइन कर दी गई है कि आपको क्या पढ़ना है इसमें से। तो एटलीस्ट आप फोकस करें, इसको शॉर्ट मत कीजिएगा, इसको अंडरलाइन मत कीजिएगा। ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने चीज़ों को, इसको याद कर लीजिएगा वर्ड टू वर्ड आप लोग आराम से। ट्राई करेंगे, क्लास में कर ही लेंगे, वो तो करेंगे आपके साथ। सरोदपोर्ट्स अगर आया है SORAD, तो सरोदपोर्ट्स क्या है पूछ सकता है एग्जाम में सीधा आपसे ये। या मैंने कहा कि अगर जोजिला बन रही है टनल, तो टनल कहाँ बन रही है, जोजिला का इंपॉर्टेंस क्या है, EPC बोर्ड में काम हो रहा है, इसको अंडरलाइन कर दिया गया। तो प्लीज़ इसी को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो जो भी आपको नोट्स मिलेंगे, यहाँ बहुत रिटन नोट्स देता हूँ वैसे ही मैं, लेकिन जो दूंगा मैं इसको पढ़ लीजिएगा जेट इज़ यहाँ पर। इसमें कुछ सारा काम का नहीं करना होगा आपको। इस पर मैं क्वेश्चन तैयार करूँगा, जो भी आपको लग रहा है चीज़ें हैं, जैसे कि कैबिनेट ने फैसला किया कि MSME का मानक बदले जाएं, तो पहले मानक क्या थे, नए मानक क्या होगा MSME के लिए, कुछ भी चीज़ लगता है इमेज के फॉर्म में, कैबिनेट के फॉर्म में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो पुट कर दी मैंने, माफ़ कीजिएगा, वो मैंने डाल दिया यहाँ पर आपके लिए, जिससे वो नोट्स कंप्लीट हो जाए। इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो नोट्स जो मैं लिखा है वो टॉपिक कम से कम, जो नोट्स में नहीं है वो चीज़ अलग बात है। दोनों भाषाओं में रहेंगे आपके लिए नोट्स से, कोई अंतर नहीं रहेगा नोट्स के अंदर, दोनों भाषाओं में लगभग समान नोट्स रहेंगे। चाहे डायग्राम की बात हो या कोई भी चीज़ की बात हो, लगभग चीज़ें वही रहेंगी आपकी। तो हिंदी और इंग्लिश वॉट एवर आप जिस लैंग्वेज में करते हैं, हम लोग बात करेंगे इसमें। तो ये होगा MCQ प्लस प्रिंटेड नोट्स, लगभग 15 बुकलेट में दूंगा आपको, एवरेज 10 पेज की। तो 150-200 पेज का मटेरियल मिलेगा, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं करूँगा आपको मैं, मैक्सिमम की क्लास में करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्लास में हो जाए चीज़ें। कि योजना अगर मुझे पढ़ानी तो योजना आप लेकर आएंगे और मैं इसको पढ़ा दूँगा, बस मैं नोट्स बना के दूँ योजना पर आपको, तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो जो ऑलरेडी किताब में है, जो ऑलरेडी ईयर बुक है, तो ईयर बुक आपके पास है, उसको हम पढ़ेंगे क्लास में, कीवर्ड्स क्या ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन क्या बन सकता है, नोट्स बनाएंगे उस पर। लेकिन मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूँ ईयर बुक पे, पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ प्रिंटेड नोट्स ज़रूर होंगे। पूरा प्रिंटेड नोट तो नहीं होगा, जो क्लास चलने वाली है आपके साथ 50 क्लास 40 क्लास, सबके प्रिंटेड नोट्स नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो मैं चाहूँगा समरी मिल जाए, 150 वर्ड 200 वर्ड पेज पढ़ पाएँ आराम से, वो मैं दे दूँगा आपको यहाँ पर। तो ये रहेगा ये चंक में। इसके अलावा तो ऑलमोस्ट आप देख ही रहे हैं, सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर। ये टॉपिक रहेंगे आपके साथ चर्चा करने के लिए। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम लिखा ना, 18 महीने का हिंदू। अब लोग बोल सकते हैं सर ET से भी सवाल आता है, बिजनेस स्टैंड से भी आता है, बाकी अगर एक्सप्रेस से भी आता है या टाइम से भी आते हैं, बहुत जगह सवाल आते हैं, आप हिंदू क्यों करा रहे हैं केवल। देखिए मेरा मानना है कि हिंदू एक बेसिक अखबार हम लेके चलेंगे, क्योंकि हिंदू में जो आया है वो एक बेसिक आएगा, बाकी जो भी कहीं और बचा है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ हिंदू का कंप्लीट करने की गारंटी ले रहा हूँ आपसे कि हिंदू पूरा हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, जैसे कि लेट से हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बात मैं करूँ आपसे, और एनवायरनमेंट में हिंदू में कुछ भी आया है, अगर बात करें आपके साथ PPT लेते हैं एनवायरनमेंट की, लेट से जैसे एनवायरनमेंट में हिंदू में कुछ भी आया है, अगर खबर कोई भी खबर आई है एनवायरनमेंट में, जैसे अगर खबर आई है एयर पॉल्यूशन पर, तो न्यूज़ लूँगा आपके साथ में, कुछ लिखवाऊंगा पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पर, और इन पॉइंट होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कीवर्ड्स क्या हैं। अब इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ और है, किसी अखबार ने और कुछ छापा है, वहाँ से मैं जोड़ दूँगा उठा के उसको, ये मेरा काम है। लेकिन हिंदू का एटलीस्ट हमारा रेफरेंस बन जाएगा हमारा, एक एक खबर करके हिंदू में कुछ खबर आई है, या फिर कुछ और न्यूज़ है, बायोप्लास्टिक की बात हो रही है, तो बायोप्लास्टिक क्या है एग्जैक्टली, बायोप्लास्टिक के फ़ायदे क्या हैं, बायोप्लास्टिक कैसे बनता है, इस न्यूज़ में ढूंढूंगा तो सब मिल जाएगा मुझे। और बात करूँ यहाँ पर इस न्यूज़ में जाऊँगा अगर मैं आपको लेकर, तो पाऊँगा इस न्यूज़ के अंदर में कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो बताया गया कि बायोप्लास्टिक कैसे बनती है, चर्चा की गई है बायोप्लास्टिक बनाने की यहाँ पर। तो ये कहा गया बायोप्लास्टिक बनाने के लिए इसमें कि यूज़ करते हैं बायोप्लास्टिक, जैसे मक्के से या अनाज से बनाते हैं। तो एटलीस्ट हमारा क्रक्स क्या है इसमें, ये लाइन है बायोप्लास्टिक बनता कैसे है। प्लास्टिक कैसे बनता है जानना जरूरी नहीं है, बायोप्लास्टिक किससे बनता है जानना जरूरी है मेरे लिए। इसका यूज़ क्या होगा समझ सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे समझ सकते हैं, जो मेन काम है इसका बनना कैसे है, टेक्निकल वर्ड यहाँ पर आता है। तो कोई भी खबर है समरी करने में 2 मिनट लगेंगे हार्डली, पढ़ा हुआ है खबर को तो 2 मिनट लगेंगे समरी करने में। तो ऐसी कोई भी खबर कहीं से भी अगर आई है, CO2 पॉल्यूशन पोस्ट इंडेक्स दिया हिंदू ने, या फिर अंडमान निकोबार की प्रजातियों को नाम आया है जो खतरे में पड़ी हैं या IUCN की कैटेगरी में आ गई हैं, क्या है उन प्रजातियों के नाम, क्या संकट में है, ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो हिंदू का रेफरेंस बनाएंगे हम लोग यहाँ पर।
बाकी मेरा अपना खुद का जो क्लासिफिकेशन रहता है मैं करूँगा ही करूँगा आपके साथ। ब्लू इकोनॉमी पे कुछ कहा गडकरी साहब ने, ब्लू इकोनॉमी क्यों ज़रूरी देश के लिए, कुछ हिंदू ने कवर किया है उस पर, तो मैं बात करूँगा डिटेल में आपसे यहाँ पर। तो हिंदू कहने का मतलब मेरा है इसको करना, ये करेंगे आपके साथ, प्लस जो मेरे पास और इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग वो मैं अलग से चर्चा करूँगा ही करूँगा। तो हिंदू को बेसिक इसी बना रहा हूँ क्योंकि हिंदू एक हम लोग एक मान सकते हैं स्टैंडर्ड अखबार मानते हैं जो फॉलो करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं अपनी एग्जाम तैयारी के लिए। तो हम बात करेंगे हिंदू पर आपके साथ। कोई भी खबर हमें लगता है, कोई मैप आया, कोई ग्राफिक्स आया, कोई न्यूज़ आई है हिंदू में एनवायरमेंट संबंधित, एक पीपीटी में होगी, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा ये। तो हर पीपीटी में ट्राई करेंगे आईआर कितनी भी खबरें हैं, पॉलिटी कितनी खबरें हैं, गवर्नेंस कितनी खबरें हैं, आर्ट एंड कल्चर, इवन आर्ट एंड कल्चर की बात मैं करूँ आपसे यहाँ पर। आर्ट एंड कल्चर में हिंदू में कुछ आया, मान लीजिए कोई न्यूज़ आई है या कुछ भी यहाँ पर आया है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कोई क्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर, या कोई किले की बात हो रही है यहाँ पर, इस किले में क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या हुआ यहाँ बेगूर फोर्ट में, क्यों चर्चा में है बेगूर फोर्ट, कहाँ पर है बेगूर फोर्ट, आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट क्या है इसका। तो हिंदू की कोई भी खबर जो जुड़ी हुई है आर्ट एंड कल्चर से मेरे लिए, या उसका आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट है कोई अगर, तो ज़रूर करेंगे हम लोग। तो एटलीस्ट 1.5 ईयर के जनवरी से लेकर मार्च जो भी खत्म होगा हमारा, वहाँ तक हिंदू में कुछ भी अगर आया है तो बचना नहीं चाहिए हमारे पास से, उसका डिटेल हमारे पास होना चाहिए। तो एटलीस्ट हम प्रयास करेंगे आपके साथ। ललितागिरी की बात कुछ दिनों पहले आई थी, उड़ीसा के ललितागिरी में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ललितागिरी उड़ीसा का बुद्धिस्ट साइट मानी जाती है, तो चर्चा रही इस स्तूप के बारे में, उस जगह के बारे में। तो ललितागिरी का एस्पेक्ट क्या है, आर्ट एंड कल्चर में कहाँ जुड़ता है जाके ये, इससे कंसर्न और न्यूज़ क्या है। इससे कंसर्न न्यूज़ है कि यहाँ पर स्वदेश दर्शन कार्यक्रम लॉन्च किया गया, इसको जोड़ा गया बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर, और खबरें क्या हैं वो हम जोड़ने का प्रयास करेंगे आपके साथ यहाँ पर। तो ट्राई कोई भी करेंगे, हिंदू है एटलीस्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पर, कोई भी खबर ना छूटे, इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि 1.5 ईयर का हिंदू में आपको करा सकूँ। तो इसलिए मैंने कहा आपको हिंदू की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए हिंदू चुन रहा हूँ यहाँ पर। बाकी जो आप समझ रहे होंगे क्या क्या मुझे करना है आपके साथ। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर ये हम करेंगे अपने कैप प्रोग्राम में। 5 मिनट दीजिएगा मुझे, कैप प्लस की मैं चर्चा कर दूँ आपके साथ। कैप प्लस यानी कि हम बात कर रहे हैं कैप प्लस समथिंग एल्स। समथिंग क्या है, वो जीएस के टेस्ट हैं। वो जीएस के टेस्ट कैसे होंगे जानकारी होगी आपको इस बारे में। जो जानकारी कैप प्लस का प्रोग्राम मेरा पूरा तैयार किया मैंने आपके लिए यहाँ पर। इसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के साथ में ट्रेडिशनल बुक्स जो होती हैं उनको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। ट्रेडिशनल आपके जो नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम कर क्या रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो टॉपिक वाइज या बुक वाइज हम रिवीजन करेंगे। पर डे 50 क्वेश्चन का एक बुक मिलेगा आपको, एक सेट मिलेगा। हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। मैं अलग चाह रहा हूँ कि 6000 क्वेश्चन मेरे पास हो जाए कम से कम तैयारी के एंड में। तो 3000 इंग्लिश में, 3000 हिंदी में अलग बनाऊंगा क्वेश्चन में, जिससे एटलीस्ट आपको 2 टाइप क्वेश्चन मिल पाएँ काम करने के लिए एक साथ। एक आप सेट यहाँ दीजिएगा आराम से, तो एटलीस्ट आपकी एक तैयारी हो जाए, फिर आप लास्ट में कंबाइन करके दे दूंगा, इससे आप दूसरी तैयारी भी कर सकें। तो एटलीस्ट अलग तो नया कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 50 क्वेश्चन पर डे आपको देना है एक टॉपिक से, लगभग 60 दिन। 60 दिन का मतलब बता दूँ क्या है यहाँ पर। 5 दिन मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा आपका, तब चलेगा कैप क्लास के 1 घंटे बाद या क्लास के साथ पैरेलल में। और सैटरडे संडे का कैप आपको एक साथ देना होगा आपके यहाँ पर, जिससे एक साथ 2 घंटे का टेस्ट हो सके पूरा का पूरा। तो आपको 7 दिन नहीं आना है, 5 दिन क्लास होगा आपका, और सैटरडे को कैप सैटरडे संडे के एक साथ होंगे, यानी 60 डेज को हम कवर कर पाएँ 8 वीक्स के अंदर, फरवरी और मार्च में। तो भी 60 दिन पूरे हो पाएंगे, अदरवाइज पूरा नहीं हो पाएगा कैप मेरा ये। तो ज़रूरी है कि मार्च एंड तक खत्म कब करना है। तो मंडे टू फ्राइडे आप क्लास के संग देंगे कैप पर डे, सैटरडे संडे का एक साथ 2 घंटे का आके देंगे यहाँ पर। याद रखिएगा कैप का बात करेंगे हम लोग, 60 दिन का कैप है, 3000 क्वेश्चन है। क्या होगा पर डे के 50 क्वेश्चन वो सुन लीजिए यहाँ पर। पर डे के 50 क्वेश्चन में बात करने वाले हैं आपके साथ। जैसे मैं तभी चर्चा की थी, स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री सब पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम इन जनरल बुक है हमारे यहाँ पर, स्टैंड बुक मानते हैं हम उसको। नियरली 700 पेज हैं उसके अंदर, 38 चैप्टर्स हैं उसके अंदर। तो स्पेक्ट्रम को बांटा मैंने 10 से 12 पार्ट के अंदर। 10 से 12 पार्ट यानी आप हो सकते हैं पर डे 60 to 70 पेज, या फिर एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर। उसका इंडेक्स मिल गया होगा आपको, मिल जाएगा। तो इंडेक्स होगा, उसमें आपको मालूम होगा कल क्या होने वाला है, कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ के जाना है या पढ़ के मैं जाऊँगा, और मुझे कौन सा टेस्ट टॉपिक में आएगा। तो एटलीस्ट आपको, जैसे हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैप प्लस हिंदी में, और इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी से अपना। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ के आना इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को जो बुक पढ़ के वो आते हैं, बर्नवाल की या विजार्ड की या एनसीईआरटी जो भी पढ़ते हैं, टॉपिक आपको मिल जाएगा, तैयार आपको करके आना है। मेरे लिए बर्नवाल की बुक है, गोशिलिंग पढ़ते हैं इंग्लिश में हम लोग या हिंदी में हम लोग, विजार्ड की बुक पढ़ते हैं या कोई और पढ़ते हैं, आपको टॉपिक मिल जाएंगे। कहीं से पढ़ें मुझे मैटर नहीं करता, मेरा एक रेफरेंस से बर्नवाल पढ़ सकते हैं आप, या कोई और भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको टॉपिक लिस्ट दे दूंगा, आप कहीं से पढ़ें मुझे मैटर नहीं करता उसमें। पूरे बुक को बांटा गया होगा 60 पेज के अंदर, 12 टेस्ट, 50 क्वेश्चन, नहीं केवल स्पेक्ट्रम से मिल जाएंगे आपको 600 क्वेश्चन। 600 हिंदी के अलग होंगे और इंग्लिश का तो ऑफकोर्स कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में हम लोग। तो आपको एक बार से 1000 क्वेश्चन कलेक्शन मिल जाएगा एक किताब से, जो स्टैंडर्ड बुक है, कुछ बचेगा नहीं। बता दूं मैं आपको, जो हमने तैयार किया प्लान वो क्या है इसके अंदर। 50 क्वेश्चन में मिलेंगे आपको पर डे। 50 क्वेश्चन का जो बुकलेट होगा ये, इसमें 10 क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे, फैक्चुअल होंगे। जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड बांटा है मैंने उसको यहाँ पर, कि आमतौर पर यूपीएससी 30% करता है, मैंने 20% लिया है। यूपीएससी के पेपर में 100 में से 30 क्वेश्चन 1 लाइनर होते हैं। लास्ट ईयर 32 थे, उसके पहले 26 थे, उसके पहले 28 थे, उसके पहले 34 थे, 1 लाइनर होते हैं। 30 क्वेश्चन ऑन एवरेज 1 लाइनर आते हैं।
30% वन लाइनर, तो मैं आपको 20% वन लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर। 50 में 10 क्वेश्चन वन लाइनर यानी फैक्चुअल होंगे। 20 क्वेश्चन आपके लिए 50 में से 2 स्टेटमेंट वाले, ए और बी वाले स्टेटमेंट वाले होंगे यहाँ पर। यूपीएससी आमतौर पर 40 क्वेश्चन करता है, ऐसे मैंने भी वही स्टैंड रखा है, 100 में से 40, 50 में से 20, तो 20 क्वेश्चन होंगे 2 लाइन स्टेटमेंट वाले आपके, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बाकी 20 स्टेटमेंट जो होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे 50 में से, वो 3 to 4 स्टेटमेंट वाले होंगे, 10 3 वाले और 10 शायद 4 वाले। तो इसमें से आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स हो सकती है समस्या। तो आमतौर पर ऐसा बनाया जाएगा पर डे आपका, जहाँ आपको बैलेंस मिले, फैक्ट भी मिल जाए आपको पढ़ने के लिए, आपका फैक्ट भी ना छूटे, कॉन्सेप्ट अगर किताब के अंदर है तो कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए इस बुक का आपके लिए। तो इस प्रकार तैयार किया जाएगा। 10 इजी क्वेश्चन होंगे, ये इजी इसलिए बोल रहा हूँ वन लाइनर है आपके लिए, ये 2 स्टेटमेंट वाले, और ये 20 क्वेश्चन होंगे आपके 3 to 4 स्टेटमेंट वाले। यानी कहीं ना कहीं मैं उसी स्टैंड को फॉलो कर रहा हूँ जो यूपीएससी करता है, 30 40 40, 30 बनाता है वो 20 या वन लाइनर, 40 बनाता है वो 2 लाइनर, और 40 बनाता है वो उसमें से 3 या 4 स्टेटमेंट वाले। वही प्रयास करूँगा आपके साथ यहाँ करने का। हो पाएगी बात हमारी। कैप प्लस में हम समझ रहे हैं कैप प्लस क्या है। कैप प्लस एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम पर बुक को बांटेंगे आपके 10 से 12 चैप्टर्स के अंदर। इंग्लिश में स्टार्ट होगा ये पॉलिटी की बुक से, डे आफ्टर टुमारो यानी 7 फरवरी से। आपको टॉपिक बता रहा हूँ मैं, पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा चार्ट, जो ग्रुप में रहेंगे वो मिल जाएगा चार्ट, पॉलिटी में कौन सा टॉपिक होगा। और हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से हम लोग यहाँ पर, तो हिंदी में अलग टॉपिक मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी का लिस्ट मिल जाएगा उसको। तो 2 दिन बाद चालू करूँगा मैं, आज नहीं कर रहा हूँ, आज भी नहीं, कल भी नहीं, से पढ़ने का मौका मिले आपको जहाँ जाने के बाद 2 दिन पढ़िए आराम से उस बुक को आप, और उसके बाद डेली चालू हो जाएगा टेस्ट आपका। तो डेली रहेगा, मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होगा। सैटरडे संडे को आपको नहीं आना है, संडे को ऑलरेडी एंगेजमेंट होते हैं हम लोगों के, संडे को हम नहीं आएंगे, सैटरडे को हम लोग 2 दिन का टेस्ट एक साथ देंगे। तो 100 क्वेश्चन आपका आना वर्थफुल भी हो जाए, आप आएँ तो 2 टेस्ट भी दे पाएँ बैठ के यहाँ आराम से। तो 2 घंटे का प्रॉपर टेस्ट होगा सैटरडे को आपके लिए यहाँ पर। टेस्ट का टाइम आपको मालूम पड़ गया होगा, जब क्लास होगी आपकी उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे आप लोग, उसके बाद 1 घंटे का टेस्ट देंगे। और सैटरडे को अगर आपको आना है तो सैटरडे का टाइम क्या रहेगा आपका, 2 से 4 का टेस्ट रहेगा। सैटरडे को बाकी क्लास नहीं होती, 2 से 4 का टेस्ट आप दे सकते हैं यहाँ पर आके। ओके, कैप की बात मैं कर रहा था। कैप में बुक्स क्या क्या रहेंगी हमारी रेफरेंस के लिए, तो बहुत सारी बुक यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। मैं कोई कोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो बुक लेना चाहें। मेरे लिए कुछ रेफरेंस बुक्स हैं यहाँ पर, लक्ष्मीकांत की बात करें या खुल्लर की बात करें, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बात करें, आर्ट एंड कल्चर नितिन सेठानिया पढ़ते हैं आप, या मेरे नोट्स पढ़ते हैं, मैटर नहीं करता। एनवायरमेंट में शंकर का, दृष्टि का, कोई बुक पढ़िए। टॉपिक मेरे को दे दूंगा आपको मैं, टॉपिक पढ़ के आना है। आप जहाँ से पढ़ें, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या अपने नोट्स पढ़ते हैं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है क्वेश्चन आपके आएंगे। एटलीस्ट मेरा फोकस होगा इन बुक से क्वेश्चन निकालूंगा मैं, जिससे आपको 7 क्वेश्चन मिल जाए कम से कम। अगर आपको लगता है सॉल्यूशन कहाँ ढूंढना है मुझे, तो सॉल्यूशन बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन दूंगा 50 क्वेश्चन का, आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा यहाँ पर मैं, केवल और केवल आंसर शीट मिलेगी। किसी धोखे मत रहिएगा कि मैं आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा, वो मेहनत क्षमता से बाहर है मेरी यहाँ पर। मैं केवल बुक ही से पूछ रहा हूँ, तो बुक से मैं सॉल्यूशन बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ज़्यादा नहीं करना। 50% का सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो मैं अक्सर सॉल्यूशन क्यों छाप के दूँ आपको। तो बेहतर होगा बुक पढ़िए बैठकर, अपने नोट्स पढ़िए, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, केवल आंसर शीट मिलेगी आपको, आंसर्स की जो होंगे टेस्ट आपके। मैं रहूँगा या बाकी टीचर्स रहेंगे, आपको कुछ डाउट है उस सवाल पर, कुछ पूछना है तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। मैं क्लास के बाद यहीं रहूँगा 2 घंटे, मेरा 4 बजे क्लास होता है उसके बाद, क्योंकि 2-2.5 घंटे में यहीं रहूँगा। आपको लगता है डाउट है कुछ या आपको सवाल लगता है, तो मैं 10 मिनट खड़ा हो जाऊँगा यहाँ पर, हम लोग बात कर लेंगे सवाल पर स्पीड में, यहाँ पर स्कैन कर लेंगे क्या क्या वो सवाल है। अगर हमको लगता है डिस्कशन की आवश्यकता है तो हर पेपर के 10 मिनट बाद हम लोग खड़े होकर डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। तो ये रहेंगी बुक्स हमारे पास। एनवायरनमेंट का नोट्स आप कैसे पढ़ते हैं, मैं अपने नोट्स फॉलो करता हूँ, मानता हूँ कि एनवायरनमेंट और साइंस टेक मंत्रा के नोट्स के बाहर नहीं जाता है। मैं दावे से कहता हूँ उस बात को, कभी भी मैं चैलेंज करता हूँ उस बात को हमेशा कि नोट्स के बाहर नहीं जाती चीज़ें, और जो स्टूडेंट रहे हैं वो जानते हैं मेरा दावा कितना सही है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे एनवायरनमेंट के तो 8 आपको नोट्स में मिल जाएंगे, साइंस टेक के अगर 10 आएंगे तो 8 से 9 आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। दावा करता हूँ मैं, तो आप नोट्स पढ़ें या कहीं से पढ़ें, जो मंत्रा के स्टूडेंट नोट्स पढ़ लेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन आप कुछ और पढ़ लें, कुछ और पढ़ सकते हैं, मना नहीं करूँगा, टॉपिक मिल जाएंगे आपको लिखे हुए उसके ऊपर। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। तो ये रहेगा आपके साथ कैप प्लस का प्रोग्राम रहेगा हमारा आने वाले दिनों में। चलिए, तो ये चर्चा रहेंगी। प्रोग्राम क्या बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। इसके अलावा मुझे चर्चा करनी है आपके साथ कि हिंदू को मैं कैसे कवर करूँगा, सुन लीजिए, 5 मिनट दीजिएगा। हिंदू को कवर करने का तरीका क्या रहेगा मेरा। जैसे पूरा हिंदू में अगर बात करूँ तो ई पेपर फॉर्म बांट रखा है मैंने अपने पास। जैसे हम बात करें यहाँ पर, अगर समझा जाए, पूरी इतनी खबरें साल भर में आई हैं हिंदू को लेकर, तो एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं इसको ना कहता हूँ कि गवर्नेंस की न्यूज़ क्या है, बिल ABC इसको परिभाषा बोलता हूँ मैं, एक्ट बिल एंड कमेटीज़ वो क्या है पूरे साल भर के एक साथ, साल भर का इकोनॉमी क्या है, साल भर का IR क्या है, इस फॉर्म में हम लोग करेंगे इसको। तो चंक वाइज होता जाएगा आपका, टॉपिक आपका खत्म होता जाएगा। तो एटलीस्ट हम साल भर का पॉलिटी क्या है, साल भर के बिल्स क्या चर्चा में आए, साल भर की कैबिनेट के फैसले क्या रहे, हम इसको करते हुए चलेंगे आपके साथ यहाँ पर। तो जो भी होगा वो टॉपिक वाइज होगा, डेट वाइज नहीं करूँगा कि एक तरफ पहले जनवरी बढ़ा दिया फरवरी बढ़ा दिया, नहीं कराऊंगा मैं, ओवरऑल कराऊंगा, क्योंकि कई खबरें अपडेट होती हैं बाद में जाकर। जैसे भारत म्यांमार ने एग्रीमेंट किया जनवरी लास्ट ईयर की, हम म्यांमार के लोगों को आने देंगे वीज़ा फ्री, मार्च में आकर पता लगा म्यांमार ने कैंसिल कर दिया, वो तो खत्म हो जाती है न्यूज़ अपने आप में। तो मंथ वाइज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, तो बेहतर होगा हम लोग एक फ्लो में करेंगे सब चीज़ों को, क्या हुआ उसके बाद क्या रिजल्ट आया।
तो ट्राई करेंगे हम लोग, जनवरी से उठाएंगे आपकी चीज़ों को यहाँ पर, टॉपिक उठाएंगे हम लोग यहाँ पर ABC से लेकर, फिर हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे आपके साथ बिल्स हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं हमारे पास। इसके बाद ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा खबरें मेरे पास है करने के लिए आपके साथ। ये तो 3000 से ज़्यादा खबरें हैं हिंदू में, पूरा 1.5 साल का हिंदू है अगर मेरे पास। 3000 बड़ी बात नहीं है, 10 दिन खबरें मिली जाती हैं, हर दिन 10 खबरें आती हैं हिंदू के अंदर। तो 3000 खबरें मेरे पास है करने के लिए इस पूरे 1.5 साल के हिंदू में। तो 3000 खबरें वो मान लीजिए, एनवायरमेंट का अपडेट मान लीजिए हिंदू में जो नहीं है, जो मेरे PPTs में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। बहुत सारी खबरें मेरे PPTs में होती हैं जो हिंदू में नहीं मिलेंगी शायद हम लोगों को, लाइक ईवीआर के बाद मैं करूँ अपने, मैं PPT देखूँ यहाँ पर अगर, तो जो मेरा PPT है जो अभी 6 महीने का तैयार किया मैंने, और तैयार हो जाएगा पूरा भी। PPTs मेरे यहाँ पर हैं जो मैं खुद की अपनी बात करता हूँ डेट वाइज। जो खबरें हिंदू में शायद हो सकता है हों या बाकी कहीं और से पढ़ी हूँ, मैंने किसी और जगह से पढ़ी है, मेरा काम है आपको सप्लाई करना उसको। तो हिंदू के अलावा अगर कुछ बचता है तो PPT मेरे पास है पॉइंट्स में, वो मैं सप्लाई कर दूंगा आपको। ऑलरेडी पॉइंट्स में होगा, समरी होगा पूरा। तो 1.5 ईयर का होलसम करंट अफेयर्स कहीं भी अगर वो आया है, PIB पर आया है, वो हिंदू में आया है, हिंदू बेसिक बना रहा हूँ जिससे आपको रेफरेंस समझने में समस्या ना हो। हिंदू में है, एक्सप्रेस में जो 7-8 अखबार में पढ़ता हूँ उसमें कहीं भी है, कोई मैगजीन में है, योजना, कुरुक्षेत्र, क्रक्स या साइंस रिपोर्टर या कहीं भी आया है, तो एटलीस्ट होगा आप तक पहुँच जाए, एटलीस्ट उसकी इंडेक्सिंग जरूर बन जाए जिससे आप जान सकें टॉपिक को भी पढ़ना है कम से कम। हो पाएगी बात हमारी, शायद सब लिखने को सब लिख पाए नहीं होगा कि हम सब लिख पाएँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट इंडेक्सिंग जरूर बन जाए कि यार ये टॉपिक मेरे काम का है, सर ने बताया है, 2 लाइन बताइए इसके बारे में, इसके लिए मैं और पूछ सकता हूँ सर से, या फिर मैं जोड़ सकता हूँ इसमें चीज़ों को। तो ये हम प्रयास करेंगे आपके संग इस क्लास के अंदर कि हम इन टॉपिक को यहाँ पर कर पाएँ। ये है कि कैप क्या है और कैप प्लस क्या है। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पर कुछ पूछना हो कैप प्लस के बारे में तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि आगे वाले दिनों में शायद चर्चा मैं कभी नहीं करता हूँ सीधे, जब टॉपिक चालू हो गए तो फिर सीधा क्लास होती है हमारी, उसमें बात नहीं करूँगा बीच में आपसे, फिर कहीं में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर आके क्लास में। तो पूछना हो कैप प्लस का, कोई डाउट कुछ भी हो आपको। फोकस प्री रहेगा, खबर भले ही मेंस की हो लेकिन मैं फोकस प्री करूँगा इस बार, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ प्रीलिम निकालना है। कुछ इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। अब पटसन इंडस्ट्री में सरकार ने कहा कि पटसन पैकेजिंग मटेरियल पे गाइडलाइन जारी की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है नहीं मेरे लिए, मेरी गाइडलाइन में क्या लिखा मेरे लिए जाना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन आया रेत उत्खनन पर, क्वेश्चन आया रेत उत्खनन क्या फ़ायदे होते हैं हमने देखा वहाँ पर, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर क्या उसमें का गाइडलाइन में क्या लिखा है, से क्या होने वाला है। लेकिन पटसन के किसानों का फ़ायदा होगा इससे, या मेन से क्वेश्चन निकल के आता चर्चा मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। मेरा फोकस केवल यहाँ प्री करना होगा। मेन से जब बहुत साल पर करता रहता हूँ मैं, यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ केवल 40-50 दिन प्री मोड में रहूँगा मैं। प्री की बात करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे, लोकेशन दी जाए आपको तो लोकेशन 10 पॉइंट मांग आना चाहिए। अगर जैसे मैंने सुना कोई लोकेशन, कोई स्कीम या कोई जगह 10 क्लिक करना चाहिए कि ये चीज़ जुड़ती है यहाँ पर आकर। एनवायरमेंट हो, IR हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो उसके बारे में नॉलेज मुझे होना चाहिए। तो कंप्रेंसिव बात करेंगे, कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे आपके इस क्लास में हम लोग यहाँ पर। तो ये रहेगा आपके संग शेड्यूल मेरा कैप का और कैप प्लस का। तो बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हिंदी में 7 तारीख से कैप प्लस को, और इंग्लिश में स्टार्ट होगा पॉलिटी टेस्ट से। बाइलिंगुअल टेस्ट नहीं होगा, वो अलग टेस्ट होंगे दोनों, हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा। तो आप एनरोल करा लीजिएगा कि आपको कौन से टेस्ट में देना है, जिससे आपके हिसाब से प्रिंट किया जाए टेस्ट को। ओके, ये है आपके संग इंट्रोडक्शन की मुझे क्या करना है। इसके अलावा मैं चाहूँगा आपको क्या पढ़ना है, ये तो मैंने पढ़ाऊँगा अपनी तरफ से, आपको क्या खरीदना है और क्या पढ़ना है इसके अलावा बता दूँ मैं आपको याद रखिएगा अभी से ईयर बुक लेके रखनी है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। ईयर बुक का शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, ईयर बुक बाकायदा होनी चाहिए आपके पास, जिससे मैं जब क्लास में डिस्कस करूँ, मैं आपको लिखवाऊँ तो आप ईयर बुक में जाकर रेफरेंस देख सकें उसका। ईयर बुक में लगभग 30 चैप्टर होते हैं, बता दूँ मैं आपको यहाँ पर। उन 30 में से क्लास में 18 चैप्टर मैं कराता हूँ, 12 चैप्टर मैं नहीं कराता हूँ। मैं क्लियर कर दूँ पहले आपको बाद में ना कहें कि आप सर आपने ऐसा कहा था। 18 चैप्टर में क्या कराता हूँ क्या नहीं कराता हूँ बता दूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय नाम क्या है, संविधान में क्या लिखा है, कोड कितने हैं, पॉलिटी में ज्योग्राफी का भारत का साइज़ कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ बिल्कुल भी। वो आप पढ़ लीजिएगा, जीके वाला पार्ट है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। तो वो बचता हूँ उस चीज़ से कि जनसंख्या कितनी है, देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। तो चैप्टर 1, 2, 3 बिल्कुल नहीं कराऊँगा मैं आपको यहाँ पर। बाकी बच्चे लगभग 25-26 चैप्टर बचते हैं, उसमें 18 मैं कराता हूँ। और कुछ चैप्टर्स को, जैसे उसमें एक चैप्टर है पूरा स्टेट का, मेरे काम का बिल्कुल नहीं है। उसमें एक चैप्टर आता है बहुत डिफेंस का, बहुत ज़्यादा डिफेंस की गंदी बातें हैं कि डिफेंस में रैंक क्या क्या होती हैं, डिफेंस में क्या क्या भारत ने किया है, काम का नहीं मिलेगा आपको। या आप डिफेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप सिविल्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो रेयर ऑफ द रेयर जो हथियार आते हैं वो करंट अफेयर्स में आ जाएंगे अपने पास, उसमें कोई डिफेंस के लिए काम करने के लिए नहीं होगा। ऐसे कुछ और चैप्टर भी हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे आंकड़े दिए हैं उसके अंदर जो काम के नहीं हैं। 5 प्लान दिए हैं बहुत सारे 1 से लेकर 12 तक के, वो काम के नहीं हैं आपके लिए। तो ऑलरेडी बचते हैं 16 चैप्टर बचते हैं, 18 चैप्टर मेरे पास। तो ईयर बुक के 18 चैप्टर करता हूँ जो अपडेट होते रहते हैं, जो काम के हैं, जो स्कीम क्वेश्चन पूछता है वो बहुत काम के रहेंगे आपके लिए। तो ईयर बुक आप ले लीजिएगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा। नई ईयर बुक हो, पुरानी है तो अच्छी बात है, नई मत खरीदिएगा। नई नहीं लिया है तो नई वाली इंतजार कर लीजिएगा, आ जाइए 1 मार्च तक हमारे, तब ले लीजिएगा उसको।
पुरानी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अपडेट होगा तो मैं कुछ करा ही दूंगा आपको यहाँ पर, वरना ईयर बुक के अंदर बदलने वाला कुछ है नहीं इस साल। जो लास्ट ईयर योजना जोड़ी नहीं है सरकार ने, कुछ जब बदलने वाला है नहीं ईयर बुक के अंदर, परेशान मत होइएगा। जो पुरानी वाली भी है 18 की अगर है चल जाएगी, 19 की अगर नहीं 18 की तो फिर 19 वाली ले लीजिएगा आप लोग। दूसरा काम आपको करना है, योजना आपके पास होनी चाहिए। योजना अगर ट्राई करें 12-15 योजना लास्ट ईयर जनवरी से लेकर अब तक की सभी योजनाएं होनी चाहिए। मेरे पास ई फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, शेयर करता रहता हूँ ग्रुप में मैं अपने, आपको चाहिए आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन प्रिंट मैं नहीं दे पाऊंगा उसका। आप करेक्ट फॉर्म मिल जाएगा, मार्केट मिल जाती है वैसे आजकल, पुरानी योजना मिल ही जाएंगी, या एक मैं कॉपी रख दूंगा, आपको फोटो बनाना करा लीजिएगा उसकी। इंपॉर्टेंट बात है, योजना होनी चाहिए आपके हाथ में क्लास में आने से पहले, क्योंकि मैं कहूँगा योजना क्रक्स करेंगे तो एटलीस्ट योजना होगी तो मुझे मार्क करना पढ़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि योजना का प्रिंट आउट नहीं होगा मेरे पास, योजना मैं नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पर आपको, तो योजना के पॉइंट्स मेरे पास होंगे, मैं उसकी सीधी बात करूँगा आपके साथ। तो योजना प्लीज़ लेकर आइए आपके साथ जब भी होंगी, तो 12 से 15 योजना, जनवरी 18 से योजना सारी होनी चाहिए आपके पास, योजना एज वेल एज कुरुक्षेत्र दोनों चाहिए मुझे यहाँ पर। इसके अलावा और क्या करना है आपको मेरे साथ, इसके अलावा अगर करना चाहें तो मैं कुछ और मटेरियल नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट रेफरेंस मटेरियल देता हूँ, ईयर बुक और योजना कुरुक्षेत्र। इसके अलावा जो मटेरियल मैं आपको दूंगा वो पढ़ती रहिएगा, साथ में पढ़ना ही पड़ेगा आपको उसमें, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे आपके आगे वाले, तो क्वेश्चन बनेंगे उससे हमारे यहाँ पर। इसके अलावा पढ़ने का मन करे तो क्या पढ़ेंगे आप लोग, और कुछ नहीं पढ़ेंगे आप, इतना काफ़ी रहेगा, इतना पढ़ाई दिया मैंने आपको इतना यहाँ पर, बाकी आप कुछ जुड़े रहेंगे चीज़ों के साथ। तो अगले 2 महीने में टारगेट रहेगा, अगले 2 महीने पूरा बोल रहा हूँ मैं, 40 से 50 दिन लगभग हमारे, अगले 40 से 50 दिन के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे इन सब चीज़ों को जो वादे मैं कर रहा हूँ आज खड़े होकर, जुमले साबित ना हो, ये पूरा हो जाए। और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि आमतौर पे कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द डे मेरा काम पूरा हो जाता है। डेडलाइन अगर 25 मार्च में रखी है तो 24 मार्च को मैं खत्म कर दूंगा, ये रिकॉर्ड रहा है मेरा हमेशा से। लेकिन प्रयास करेंगे हम लोग पूरा बात कर पाएँ, जो मैं कह रहा हूँ पूरा डिलीवर हो पाए। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, आपको पढ़ते हुए चलना है, साथ में मत करिए कि लास्ट में जाके पढ़ेंगे। कैप उन्हीं लोगों को देने को मिलेगा, कैप प्लस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो क्लास में बैठ के टेस्ट देंगे, घर लेने के टेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर टेस्ट दीजिए, सबमिट कीजिए, तब ले जाइए घर अपने साथ। अगर आप सोचते हैं घर ले जाएं, घर पे बैठ के घंटे दे देंगे आप, फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए नहीं दी गई है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप कैश रख दीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं आपके होने का। आप मत दीजिए, घर बैठ के पढ़ना कभी नहीं होगा। अदरवाइज आपको देना है, कैप प्लस का पेपर चाहिए अगर आपको, तो आप क्लास में बैठ के देना होगा, उसके बाद आप ले जा सकते हैं यहाँ से। मुझे चेक करने का मौका मिले कितने लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, कितने लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, घर पर ले जाएंगे, क्या करेंगे काला पीला मुझे नहीं मालूम उसके बाद। तो ज़रूरी है कि आप क्लास में ही टेस्ट को दें, क्लास में ही डिलीवर दें। इतना हो सकता है 50 नहीं 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एटलीस्ट करें, तो ही सबके लिए मौका है। 10 क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, आप नहीं पढ़ाओ 10 क्वेश्चन तभी बन जाएंगे आपके, नेगेटिव मार्क तभी नहीं आएंगे आपके। क्या दोस्त, अगर मैं कहूँ 50 पेज में रेफरेंस में क्या दूंगा यार, 50 क्वेश्चन 50 पेज से पूछ रहा हूँ मैं अगर, तो रेफरेंस में क्या दूँ उसकी बताओ। ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा टॉपिक यार। टॉपिक को इंडेक्स मिल चुका है एक दिन पहले कि यार कल जियोमॉर्फी में माउंटेन से है, प्लेट टेक्टोनिक से है, वैगनर की थ्योरी से है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ना आसान है फिर मेरे लिए यार। उसके बाद भी रेफरेंस दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मतलब हम लोग बच्चे नहीं हैं, अब हम लोग पीटी तैयारी कर रहे हैं, पीटी क्वालिफाई करने वाले हैं में से बहुत सारे लोग, तो हमें सब आना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि जो कंपटीशन जिनका कंपटीशन हमारे साथ है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। ये समझना पड़ेगा आपको कि मैं जानता हूँ उन लोगों को जो ऑलरेडी क्वालिफाई बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैदराबाद में, जो बैठे हुए मसूरी में, फिर तैयारी कर रहे हैं और फिर क्वालिफाई करने वाले हैं। तो कंपटीशन उनसे भी हमारा है, तो ज़रूरी है हम उस लेवल पर आके बात करें अपने उस बेसिक लेवल को हमको छोड़ना होगा। जो हम बैठे रहते हैं क्लासरूम्स के अंदर और सुनते रहते हैं, टीचर ने बोल दिया, भगवान ने टीचर बोल गया, चला गया, सब कुछ इसमें से बाहर नहीं जाएगा। प्रोफेसर नहीं है हम लोग कि हमारे जो पढ़ाएंगे उसमें से आ जाएगा एग्जाम में आपके। यूपीएससी उसके आगे पूछ सकते देखता है, अच्छा ये पढ़ा दिया है, इसके बाद पूछते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा स्मार्ट होता है। आप देखिए पर कठिन क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों के पास एक्सेस बहुत सारी हो गई है, बहुत सा ऑनलाइन मटेरियल हो गया है, बहुत सा एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। देखता है यूपीएससी अच्छा ये आ गया है, बच्चे जान चुके हैं, चल इसके अलावा और कुछ पूछता हूँ, पेपर और कठिन दिन ब दिन होता जा रहा है। तो यूपीएससी जानता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। तो ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट दूसरों ज़्यादा पढ़ लें, जितना दूसरों ने पढ़ा है आप उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे। शायद हमेशा बोलता हूँ मैं, हो सकता है कि एग्जाम में 20 या 40 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आए, 40 में से आप शायद 5 ही कर पाएँ, बड़ी बात नहीं है, वर्स्ट केस हो सकता है, लेकिन बाकी लोग 4 कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। सिर्फ मैं इसी बात पर अपने घर महसूस करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ आपसे, आप लोगों को ज़्यादा करंट आता हो दूसरों से ज़्यादा, इतना मेरा काम है कर लो। करंट कोई ऐसा नहीं कि 50 के 50 क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं भी नहीं कर पाता हूँ कई बार। तो यार 72 क्वेश्चन आए तो 2016 में, 72 क्वेश्शन आए तो 2016 के पेपर में, 72 क्वेश्चन में 64 क्वेश्चन नोट्स में से आपके, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। 17 में 35 क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन आपके नोट्स में से, लास्ट ही लगभग 80% क्वेश्चन नोट्स में से आपके, यानी कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर नहीं जा रही हैं। ज़रूरी हम लोग ढंग से पढ़ें और डिलीवर कर पाएँ उसको। तो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएँ, आप लोग पढ़िएगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिएगा। आपने जो भी सामान मटेरियल ले रखा है आपका साल भर के अंदर, मैं जानता हूँ लेते रहो, मैगजीन ले रखी हो कोई ना कोई, उसको मैं आवश्यक बुराइयाँ बोलता हूँ, तो आवश्यक बुराइयाँ हैं, आप लेंगे ज़रूर मना करने के बाद ही मेरे। तो आपने जो भी पढ़ रखा है उसको पढ़िएगा, रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, मना नहीं करूँगा, रिवाइज करने का मौका है। आप नया मत कुछ लीजिएगा। सिर्फ मेरा कहना ये होगा कि आप सोचते हैं कि जाके मार्केट उठा लेंगे 12 मैगजीन और पढ़ लेंगे उनको, वो मकाम मत कीजिएगा। वो पोटेंशियल साइनड है अपने आप में, साइड है अपने आप में, आप ऐसा करते हैं तो आपने जो पढ़ रखा है वही रिवाइज कीजिएगा।
आपको लगता है कि मैं जाऊंगा मार्केट से और 360 मिल जाएगा कुछ, या मुझे मिल जाएगा कुछ मार्केट में उठा के ले आऊँगा मैं, ऐसा प्रयास मत कीजिएगा। अब समय नहीं है। आप फरवरी मिड में आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने बचे हैं आपका हार्डली। मई तो निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कब निकल गया। मार्च अप्रैल बचा आपका हार्डली। ज़रूरी है कि अब पुराने को रिवाइज करें हम लोग, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करें हम लोग। नया मटेरियल बिल्कुल मत लाइएगा। आप पढ़ चुके हैं पुराना मटेरियल, उसको रिवाइज कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा, लेकिन नया कुछ मत लिखिएगा इस समय। सिर्फ ट्राई कीजिएगा। खबरें हम लोग कर रहे हैं क्लास में सुनने में याद रहती हैं चीज़ें। आप जो पढ़ते हैं तो 3 बार रिवाइज मांगता है, क्लास में एक बार सुन लेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। ये अंतर होता है क्लास और सेल्फ स्टडी में। केवल ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी सेलेक्ट नहीं होते होंगे, लड़के भी सेलेक्ट होते हैं, बच्चे भी सेलेक्ट होते होंगे या सेल्फ स्टडी वाले भी, लेकिन आप क्लास में अटके शायद आपको एक बार में सुनने के बाद 3 बार रिवाइज करेंगे, उससे बेहतर एक बार सुन लीजिए क्लास में आके। तो इसलिए कहता हूँ क्लास में नया बोल सकते हैं हम लोग, नई चीज़ बोल सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगी, सुन भी लेंगे उसको आराम से। आप ट्राई कीजिए क्लास में सुनने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रेगुलर रहिएगा। मैंने देखा है कि 15-20 दिन बच्चों की संख्या कम होने लगती है, जो लास्ट तक टिकते हैं वही सिकंदर बनते हैं, मुझे कहना भी ये चाहिए अपनी भाषा में। लेकिन ज़रूरी मोमेंटम बना के रखिएगा, पहले दिन स्टार्ट करें मोमेंटम को, ये बना रहे आने वाले कुछ दिनों तक, तभी काम बनेगा हमारा। अदरवाइज़ देखा है मैंने कि रिजल्ट कम क्यों हो जाता है लास्ट तक आते आते, क्योंकि शायद जो पढ़ना चाहिए था हमको आगे, जहाँ स्पीड पकड़नी चाहिए हमको मार्च में आके, अब तो बढ़ा दिया सर ने, अब तो मेरे पास खजाना आ गया है, अब मैं खुद तैयारी करूँ, हमें लगता है हम चीज़ छोड़ देते हैं। ज़रूरी है 2 महीने मोमेंटम बना के रखिएगा। होली आएगी, बीच में और त्यौहार आएंगे, बहुत सारे छुट्टी के मौके आएंगे, बहुत सारे डे आते हैं बीच में, उनसे बचिएगा आप लोग। मैं मतलब बहुत भटकाव होता है बीच में, देखा है, क्योंकि फरवरी मार्च हमेशा मेरा सेशन रहता है। हमेशा बोलता हूँ जैसे लोगों के लिए घरों में शादी वादी होती है, मेरे लिए ये सेशन होता है मेरा फरवरी मार्च का, क्योंकि इसमें साल भर का मुझे काम करना है। मुझे मालूम कितना वर्कआउट मुझे करना है इसके पीछे, तब आपको डिलीवर कर पाऊंगा मैं यहाँ पर। तो ज़रूरी है, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी इतनी मेहनत करें यहाँ पर। मैं ऑलमोस्ट सारे संस्थान में अपने जितने भी जाता हूँ क्लास बंद करता हूँ फरवरी मार्च में, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, केवल खेल प्रोग्राम होता है, इस पर फोकस कर पाऊँ इस समय। और मेरा रिजल्ट होता है कि क्वेश्चन बनने चाहिए उसमें से, मेहनत के बाद भी क्वेश्चन नहीं बने सब बेकार हो जाएगा। ज़रूरी है कि आप लोग डिलीवर करने वाले हैं। मैंने पढ़ लिया लेकिन आप तक नहीं पहुंचा, या आप तक पहुंच गया आप डिलीवर नहीं कर पाए, सब बेकार है। तो ज़रूरी है जितना पढ़ रहा हूं उतना आप तक पहुंचे, इसके लिए आप क्लास में आए, मैं डिलीवर करूं, और आप जाके एग्जाम में लिखें, उसके ज़रूर रिवाइज करते रहें। तो ज़रूरी हम डिलीवर कर पाए उतना, वरना सब बेकार हो जाएगा। आपकी मेहनत, मेरी मेहनत जो मैंने बहुत कर रहा हूँ, मैं गला खराब करके बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर, सब बेकार हो जाएगी। तो ज़रूरी है ट्राई कीजिएगा रेगुलर है क्लास के अंदर। उन लोगों को लगता है नहीं एनवायरमेंट पढ़ लिया सर से, क्लास कर ली है, ये बुक में क्या खुद से पढ़ लूँगा, उसमें क्या है, सर के नोट्स पढ़ के काम चल जाएगा। जी नहीं, क्लास में सुनने में जो याद रहेगा 3 दिन, आपको मैं 3 बार रिवाइज का मदद करेगा। आप पढ़ेंगे नोट्स को, हो जाएगा, एक बार में आ भी जाएगा समझ में, लेकिन ज़रूरी है वो आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। क्लास में बैठ के सुनेंगे एक बार में, आपको याद हो जाएगा, 3 साल तक, 2-3 महीने तक याद भी रहेगा आपको अगले। तो ज़रूरी है क्लास में बैठ के सुनिए, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये रहेगा हमारा शेड्यूल आपके साथ, ये रहेगा हमारा प्रोग्राम आने वाले दिनों में। कुछ सवाल पूछना हो पूछ लीजिए पहले आप लोग, मैं स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को आपके साथ। नहीं, ओके, चलिए। इसके अलावा बता दिए मैंने, कुछ चर्चा मुझे करना नहीं है इसमें। नीतिया की रिपोर्ट्स बात करेंगे आपके साथ, साइंस टेक हम लेंगे। हाँ, एक काम और करना है आपको यहाँ पर, अपने खुद से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन नहीं करूँगा अपने पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट 7 to 8 ईयर्स, स्पेशली 2008 के बाद से प्रीवियस क्वेश्चन हर सेक्शन में कर लीजिएगा। नहीं मिल जाएंगे मार्केट में, मिल जाएंगे आपको आराम से। जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो तो आप करेंगे ही करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं वो आपको। मेरा हमेशा दावा होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन करने वाला हमेशा बाकी लोगों को एडवांटेज में रहता है कहीं ना कहीं। वो आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं मार्केट में जाकर, आप उठा के टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उसको साइड में कर दीजिए, पहला काम कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद लगाइए टेस्ट सीरीज को। और प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं करिए, केवल प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसके 4 जो ऑप्शन हैं उन पर सोचिए रुक के एक मार्क, उस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है, मैं कई बार बोलता हूँ क्लास के अंदर, देखा भी हम लोगों ने क्लास में, कि यूपीएससी ने अगर आज क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अगली बार उस ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन बना के देगा वो आपको। वहाँ पर गवाह है एनवायरनमेंट का, साइंस टेक का, इकोनॉमी का, आईआर के सवाल जो उठा के दे दिया, अगले साल बना के नया क्वेश्चन। वहाँ पर चीज़ें वही रहती हैं, वही डोमेन है, वही डोमेन यूपीएससी का है, वही पूछेगा बार बार वो, लेकिन ज़रूरी नए नए क्वेश्चन बना के पूछता है। एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से पूछता है। एक बार पूछता है वो आपसे कि CO2, मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर, एक बार पूछेगा एटॉमिक प्लांट या जो आपके थर्मल प्लांट होते हैं उससे गैस कहाँ से बाहर निकलती हैं, CO2, NO2, N2 निकलती हैं बाहर। चलिए अगली बार पूछता है कि एसिडिक रेन के लिए सोर्स क्या क्या है, तो कोयला प्लांट है, ये है, वो है। अगली बार पूछता है उसके बाद कहीं ना कहीं कि CO2 या थर्मल पावर प्लांट को कम करने, एसिड को कम करने की सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। यानी चीज़ एक ही है, डोमेन एक ही है, 3 साल बैक टू बैक सवाल पूछा गया। एक बार पूछता है लीगो आपसे वो, एक बार पूछता है आइंस्टीन का फॉर्मूला एक बार आपसे वो, एक बार पूछता है क्या होता है ब्लैक होल थ्योरी। बैक टू बैक सवाल पूछता है यूपीएससी, फिर मेंस में आके पूछता है आइंस्टीन बोस का सिद्धांत आपके लिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी हुई हैं ऑलमोस्ट, साइंस टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी में घुमा फिरा के वो पूछना है उसको। ज़रूरी है प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे, डोमेन स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए, काम करना आसान हो जाएगा आपके लिए। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर ये। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आपके साथ आज का लेक्चर हम लोग। तो PT 2019 ओके,
ओके, एक बुकलेट मिलेगा आपको आज कैबिनेट के फैसलों का, तो मैं दिखा दूँ उसके अंदर क्या क्या रहेगा आज। इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। स्टार्ट करेंगे हम लोग कैबिनेट के फैसलों से हमेशा की तरह। कैबिनेट ने साल भर में क्या क्या फैसले लिए हैं, क्या बड़ी न्यूज़ है कैबिनेट की, क्या काम का है। गर्मी मुझे लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है? गर्मी हो गई है क्या? गर्मी बढ़ गई है, आज ही आना था गर्मी को भी। चलिए स्टार्ट करेंगे आपके साथ। नोट्स की बात करें, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा, छोटा क्लास होता है। पहला क्लास जानते हैं मेरा रिकॉर्ड है, कभी बड़ा क्लास नहीं होता, छोटा क्लास। मेरा पहला क्लास में छोटा रहता हूँ, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता, बोलने का पढ़ना अच्छा नहीं लगता बेसिकली। मुझे मेरा रिकॉर्ड हमेशा रहा कि क्लास में पहले दिन पहले सेकंड से आओ, पढ़ना चालू करना चाहिए। आपने लेक्चर दे दिया तो लेक्चर देगा थोड़ा मैं हो जाता है कमज़ोर हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार खत्म करो फटाफट। तो हमेशा रिकॉर्ड रहा कि पहले लेक्चर में छोटा लेता हूँ। बात कर लेते हैं कुछ आपके टॉपिक, एटलीस्ट आपका आना सार्थक हो जाए कि आपका यहाँ सर गए और लेक्चर देकर भगा दिया सर ने, ऐसा ना हो। बात करेंगे आपके साथ कैबिनेट के फैसलों में। ओके, समरी करेंगे स्पीड में। जो नोट्स मिलेगा आपको आज, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जो चीज़ नोट्स में होंगी वो याद लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिख दिया है मैंने इसके अंदर। तो हम समरी करेंगे, खबरें क्या है वहाँ पर वो। जैसे हम देख पाएँ आपके साथ कैबिनेट के फैसलों की बात करें, चूँकि वह सर्वे नहीं आया है तो मैंने अपना खुद का एक सर्वे, जो मेरा मानना है कि 40-50 टॉपिक इकोनॉमी के बड़े टॉपिक रहे हैं साल भर में, जिन पर डिस्कशन हुआ है, जिन पर सरकार के पॉलिसी में क्या उसको समस्या का सामना करना पड़ा, चाहे डेटा की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, पावर डिडक्शन की बात हो, AI की बात हो, 50-40 टॉपिक इकोनॉमी के मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर डिस्कशन की आवश्यकता होगी। जैसे सर्वे में आता था बाकायदा, तो सर्वे अपना खुद का सर्वे तैयार करता हूँ मैं, इसलिए तो सर्वे के 40-50 टॉपिक मैंने खुद के निकाले इकोनॉमी के, जहाँ मैं डिस्कस करूँगा अलग से प्री कम मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक टॉपिक रहेगा 7-8 दिन, वो भी लेता है चंक मेरा चर्चा मैं उस पर करूँगा आपके साथ। चलिए बात करते हैं स्पीड में आपके साथ। हेड बनाएंगे रहा, कैबिनेट के फैसलों की बात कर रहे हैं। पहला फैसला मिलेंगे यहाँ पर FDI पॉलिसी में अमेंडमेंट, FDI नीति में संशोधन, अमेंडमेंट इन FDI पॉलिसी, अमेंडमेंट इन FDI पॉलिसी। ओके, सुन लीजिए न्यूज़ क्या है यहाँ पर, FDI पॉलिसी में बदलाव क्या हो रहा है। ओके, पहली बात तो इन पॉइंट बात में FDI की बात मैं कर रहा हूँ। FDI पॉलिसी को जारी इशू कौन करता है? इशू करता है डिपार्टमेंट, इसका नाम बदला है हाल में, DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जारी करता है। कुल मिला के इसको वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, इसका नया नाम हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ DPIIT नाम हो गया इस डिपार्टमेंट का, चर्चा करेंगे इस पर अलग से। कुल मिलाकर एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, वो जारी करता है FDI पॉलिसी को। भारत सरकार ने क्या फैसला किया, चलते हैं इसको लेकर आपके साथ। ओके, जस्ट मिनट दीजिए मुझे यहाँ पर। ओके, बात मैं करूँ यहाँ पर। तो FDI में क्या बदलाव किया है स्पीड में सुनेंगे रहा। FDI पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किया हम लोगों ने यहाँ पर। पहला पॉइंट यहाँ पर है, बड़ा नियम है, सिंगल ब्रांड टेल के लिए 100% FDI अप्रूव किया। स्पीड में लिखेंगे कुछ बातों को, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ बिल्कुल, बाकी नोट्स पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा उसके अंदर। शॉर्ट में लिखेंगे वन लाइनर, बाकी डिटेल में लिखा है आपके नोट्स में पढ़ लेंगे वहाँ से। एकल ब्रांड में, सिंगल ब्रांड में 100% FDI अलाउ किया है। एकल ब्रांड में 100% FDI, ऑटोमेटिक रूट से, स्वतः मार्ग से, अंडरलाइन कीजिएगा, ऑटोमेटिक रूट, यानी सरकार की अप्रूवल आवश्यकता नहीं होगी आपको यहाँ पर अब। सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन एरिया या निर्माण क्षेत्र के लिए 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट। सेकंड पॉइंट, FDI फॉर ऑटोमेटिक सेक्टर या FDI फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, निर्माण क्षेत्र के लिए FDI 100%। निर्माण मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, DLF है, आम्रपालीज हैं, ग्रुप्स हैं जो बहुत सारे, 100% FDI कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एयरलाइंस में, माफ कीजिएगा, एयर इंडिया की बात मैं करूँ, एयर इंडिया में 49% विदेशी निवेश हो सकता है। थर्ड पॉइंट, एयर इंडिया में 49% विदेशी निवेश हो सकता है। उम्मीद करूंगा आप लाइन पढ़ लेंगे नोट से अपने ना, मैं आपको रेफरेंस दिखवा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे पढ़ना क्या है वहाँ से, तो एटलीस्ट ज़्यादा पढ़ने परेशानी ना हो। यहाँ पर FDI 49% याद रखिएगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले विदेशियों को परमिशन नहीं थी एयर इंडिया में निवेश करने की, अब उनको परमिशन है एयर इंडिया में 49% तक FDI करने की। इसके अलावा पावर एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं FII, FDI। नेक्स्ट है पावर एक्सचेंज में FPI या FII इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ओके, पावर एक्सचेंज सुन लीजिए, काम का टॉपिक रहेगा, इससे बहुत चीज़ बनती रही है साल भर। पावर एक्सचेंज की बात करें हम लोग, पावर एक्स की बात करें आपके साथ, पावर एक्सचेंज की बात करें। ये होते क्या है पावर एक्सचेंज? लाइक कमोडिटी मार्केट होता है, समझते हैं हम लोग, वायदा बाजार सभी समझते हैं। ये मान के चलो कोई बेसिक आइडिया आपको होगा, जीएस पढ़ा होगा साल भर आप लोगों ने, मतलब ये मान के मैं चल रहा हूँ, तभी आप करंट अफेयर्स पढ़ने आएंगे मेरे पास, नहीं तो अगली बार आइएगा। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं कुछ स्टूडेंट चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, आप जो पढ़ने आए वो बेसिक पढ़ के आया हो मेरे पास, वरना आप पूछेंगे पावर एक्स क्या या वायदा बाजार क्या होता है, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा मेरे लिए इस समय। वायदा बाजार जैसे होता है वैसे हम आजकल बहुत सारे मार्केट बन लगे हैं, डेरिवेटिव मार्केट हो गया है, हमारे पास कमोडिटी मार्केट है, हमारे पास करेंसी मार्केट है, हमारे पास इंटरेस्ट मार्केट है, हमारे पास पावर मार्केट है, यानी जहाँ पर पर्टिकुलर कमोडिटी के सौदे होते हैं। आपको बिजली चाहिए, आपको पावर चाहिए, मेरे पास पावर सरप्लस में है, आप खरीदना चाहते हैं, मैं सप्लायर हूँ, आप डिमांड करने वाले, हम लोग डिमांड करेंगे, हम लोग खरीदेंगे इस एक्सचेंज में आकर। जैसे मेरे पास पेन है, आपको पेन की आवश्यकता है, हम खरीदेंगे पेन एक्सचेंज में आकर। मेरे पास करेंसी है विदेशी मुद्रा, आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, हम खरीदेंगे करेंसी मार्केट में आकर। मेरे पास कॉपर है, मेरे पास कमोडिटी है, आपको चाहिए, खरीदेंगे हम लोग कमोडिटी मार्केट में आकर। ऐसे ही पावर एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ सप्लायर और डिमांड करने के बाद बीच में एक डील होती है, एग्रीमेंट होता है। अब तक यहाँ पर केवल भारतीय कंपनियाँ इन्वॉल्व हो सकती थी, सप्लायर भी इंडियन होगा और विदेश खरीदने वाला भी इंडियन होगा। पहली बार कहा गया क्या इसमें विदेशी कंपनी में खरीदारी कर सकती हैं, पहली बार यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी खरीदारी कर सकते हैं। वो करेंगे क्या बेसिकली? वो यूज़ तो नहीं करेंगे बिजली, अपने देश को ले नहीं जाएंगे, वो करेंगे क्या? मान लीजिए सप्लायर है, मान लीजिए एनटीपीसी है, यहाँ पर एक बिजली बनाती है, वो एनटीपीसी लेकर आए कि मेरे पास 100 मेगावाट पावर है, फाइन। यहाँ पर मैं ट्रेडर हूँ, मैं खरीदता हूँ 100 मेगावाट, एक तरीका मैं खरीद लूँ यहाँ पर और यूज़ करूँ फैक्ट्री में अपनी। लेकिन यहाँ पर एफआईआई आता है, कहता है मुझे अब दे दीजिए, हम एग्रीमेंट करते हैं, एक 100 मेगावाट के पास गई, इसके पास गई, अब ये मार्केट में खड़ा जाता है यहाँ पर एफआईआई कि मेरे पास 100 मेगावाट कैसे खरीदना है। अभी कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में बेचने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में परमिशन नहीं थी आने की इसको, अब तक सेकेंड में हम डील कर सकता था ये, अब ये प्राइमरी मार्केट में भी आ पाएगा। तो पावर एक्सचेंज में विदेशी निवेशक या विदेशी एफआईआई प्राइमरी मार्केट से खरीदारी कर पाएगा पावर एक्सचेंज में, बड़ी बात हो गई यहाँ पर, यानी वो बेचकर किसी और को बेच पाएगा। लिख लीजिए ऑनलाइन चाहे तो, पावर एक्सचेंज में एफआईआई प्राथमिक बाजारों में खरीद कर पाएंगे। फिर सुन लीजिए, पावर एक्सचेंज में एफआईआई प्राथमिक बाजारों में खरीद कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे, परमिशन दी है सरकार ने, डीआईपीपी इवेंट्स। नेक्स्ट, इसके अलावा सरकार ने मेडिकल उपकरण जो होते हैं उनकी परिभाषा बदलाव किया है। अब तक ड्रग्स फील्ड में जो एफडीआई था उसे एक्सटेंड कर दिया गया मेडिकल इक्विपमेंट की फील्ड में भी, यानी केवल दवाई नहीं, दवा उपकरण भी आएंगे उसी एफडीआई के दायरे में। यदि आप कहते हैं दवा में हमारे 100% एफडीआई अलाउ है, तो दवा उपकरणों में भी 100% एफडीआई होगा। जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनें आती हैं, पेसमेकर आता है, स्टेंट आते हैं, उनमें भी आपको 100% एफडीआई अलाउ किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर चिकित्सा उपकरणों को शामिल कर दिया गया है दवा क्षेत्र के अंदर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। जोड़ लीजिएगा, अब चिकित्सा उपकरणों में, यानी मुझे कहना चाहिए मेडिकल डिवाइस में 100% एफडीआई अलाउ होगा, क्योंकि वो अलाउ था अब तक दवा क्षेत्र में, उसको लागू कर दिया गया है मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में भी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आपके साथ एक शब्द चल रहा है यहाँ पर साल भर से, कैबिनेट ने फैसला लिया है, काफ़ी चर्चा में खबर है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग विनिवेश, फाइन। भारत सरकार की विनिवेश नीति जो समय चल रही है उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो 3 प्रकार से चीज़ें काम कर रहे हैं। एक, जो खराब पीएसयू हैं, जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार नुकसान में जा रहे हैं, उन्हें 2 तरीके हैं आपके पास, उनको या तो बेच दो आप या शट डाउन कर दो, अलग चीज़ होती हैं। बेचना मतलब प्राइवेट ओनरशिप को दे दो, वो जो करना चाहे करे। एक होता है नहीं यार कोई खरीदने ही नहीं आ रहा तो शट डाउन कर दो, उसको बंद कर दो, उससे नुकसान अगले साल ना हो। प्रॉपर्टी को बेच दो, ज़मीन बेच दो, मशीन बेच दो, कबाड़ी को, सब कुछ खत्म कर दो, डिसॉल्व कर दो पूरा उसको। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज बंद होती हैं, कुछ प्राइवेटाइज होती हैं, दोनों में हम बात कर रहे हैं। कुछ खराब कंपनियां हैं, उनको बंद करना या उनको बेचना, लेकिन जो फायदे में चल रही हैं उनको ना तो बंद किया जाएगा और ना ही प्राइवेटाइज किया जाएगा, उन्हें क्या किया जाएगा, डिसइन्वेस्ट, उनमें कुछ शेयर बेचे जाएंगे अन्य लोगों को। तो हमारे पास 3 पॉलिसी चल रही है इस समय। लास्ट ईयर, इस साल नहीं, 2017 की बात मैं करूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। उस रिपोर्ट में कहा था नीति आयोग ने कि हम 20 कंपनियां आइडेंटिफाई करते हैं जिनको बंद किया जाना है, क्लोजर किया जाना है। तो सरकार काम कर रही है उस नीति पर, एक एक करके कंपनियां बंद कर रही है। तो इंपॉर्टेंट नहीं कौन सी कंपनी बंद की गई, काम की नहीं है, काम की वो नीति आयोग को जो कहती है कंपनियों को बंद करिए, कंपनी को बंद कीजिए या फिर प्राइवेटाइज कर दीजिए। प्राइवेटाइज कोई करे होगा ही, लेगा ही नहीं, कोई सीधी बात है, को बंद ही करना पड़ेगा। इन दोनों मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक सेल आउट करना। स्ट्रेटेजिक सेल आउट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका होता है रणनीतिक विनिवेश या रणनीतिक बिक्री। तो आप बिक्री करें तो अलग बात है, प्राइवेटाइज कर दिया ये है क्लोजर डाउन। तो बंद कर रहे हैं हम लोग अपनी फैक्ट्रीज को, तो जोड़ेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की सलाह पर, वन लाइन लिखेंगे, नीति आयोग की सलाह पर
देश की घाटे में चल रहे पीएसयू को बंद करने का फैसला लिया गया है। लॉस मेकिंग पीएसयू विल शट डाउन। घाटे में चल रहे पीएसयू को बंद करने का फैसला लिया गया है। घाटे में चल रहे पीएसयू को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी लिस्ट में जुड़ गई इस साल तुंगभद्रा स्टील। तो रिकमेंडेशन किसकी है? नीति आयोग की। काम की बात वो है आपके लिए। कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे कंपनी का नाम, यूपीएससी परेशान नहीं करता, फैक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट पे जाता है। थोड़ा सा और मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर। याद रखिएगा, भारत सरकार की विनिवेश नीति या डिसइन्वेस्टमेंट जो चलता है, हमारा टारगेट जब भी होता है दो प्रकार से डिफाइन करते हैं टारगेट को हम लोग। एक शेयर बेचेंगे, इक्विटी बेच के हम लोग इक्विटी सेल आउट की जाएगी, शेयर बेचेंगे कंपनी को जो फायदे में पीएस चल रहे हैं उनके शेयर बेचेंगे। और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक सेल आउट, या उनको कहना चाहिए मुझे यहाँ पर रणनीतिक बिक्री करेंगे उनकी हम लोग, और इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, उसे हम प्राइवेटाइज करेंगे। तीसरा तरीका ये है इसको बंद कर देना। ये विनिवेश नहीं है, आपने बंद कर दिया, पैसा बाहर निकलने वाला नहीं। विनिवेश क्या होता है? आपने लगाया था पैसा, आपका पैसा निकल के बाहर आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ गया, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। वो तरीका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो क्लोजर डाउन है पीएसयू घाटे को कम करने के लिए। तो मुझसे पूछता है, अगर क्वेश्चन बैन करता है क्या बन सकता है, पूछता है कि सरकार ने पीएसयू लॉस को कम करने के लिए क्या क्या किया है, तो मे भी डिसइन्वेस्टमेंट ठीक है, वो ठीक है, इसमें ये नहीं आएगा। इन अ केस पूछता है कि लॉस कम करने के लिए क्या किया, तो उसमें आ जाएगा। लेकिन वो पूछता है डिसइन्वेस्टमेंट तरीके क्या क्या हैं, तो ये और ये होंगे। लॉस कम करने के तरीके क्या है, तो ये भी जुड़ जाएगा। आपने बंद कर दिया मतलब हर साल आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, आपको हर साल नुकसान नहीं होगा यहाँ पर। तो बंद करना भी इसके तहत है, सरकार पीएसयू बंद कर रही है। अभी ये बंद किया, कुछ बंगाल केमिकल्स बंद किया था इन लोगों ने, उससे पहले उन्होंने कई दवा फैक्ट्री बंद की इंडिया में, कई कंपनी बंद कर चुके हैं अब तक सरकार यहाँ पर। उनकी ज़मीन तक को बेच देते हैं, कंप्लीट शटडाउन करते हैं कंपनी को, सैलरी उनको जो कर्मचारी होते हैं उनको वीआरएस दे दिया जाता है। दैट्स इट। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर, ये चर्चा रहेगी इस टॉपिक पर भी, नीति आयोग के पॉलिसी पर। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। एमपी लेड स्कीम चर्चा में रही है साल भर। एमपी लेड योजना, सांसद स्थानीय विकास निधि, जानते होंगे आप, सुना होगा आपके बारे में, कुछ जानते हैं इसके बारे में हम लोग। एमपी लेड लॉन्च इन 1993-94, 1993 में लॉन्च किया गया था उसको, 25 साल में लॉन्च किया गया था इसको, 93 में इसको लॉन्च किया गया था एमपी लेड को, लिखा हुआ है नोट्स में आपके। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सांसद को मिलते हैं कितने, 5 करोड़, लोकसभा को अपने एरिया में और राज्यसभा वाले सांसद को अपने स्टेट के अंदर खर्च करने का अधिकार होता है यहाँ पर। इसके लिए कमेटी जो होती है वो डीएम की अध्यक्षता में होती है। सांसद अपने डीएम को, कमेटी को बोलता है कि मुझे काम करवाना है, कमेटी होती है डीएम की, वो अप्रूव करती है प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर। इसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सोशल इंफ्रा, फिजिकल इंफ्रा हो सकता है, सड़कें, स्कूल्स, अस्पताल, पेयजल के लिए कुछ काम करना है, सैनिटेशन काम करना है कुछ, वो हो सकता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट बात थी, ये स्कीम खत्म हो रही 17 में आपके, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अगले कुछ सालों के लिए, इसको एक्सटेंड कर दिया गया अगले 3 सालों के लिए इसको। फिर यहाँ पर तो भारत सरकार ने इसको विस्तार दिया है अगले 3 सालों के लिए। 12 साल खत्म नहीं होगा, 3 साल का विस्तार दिया है, दो लाइन जोड़ लीजिएगा। एमपी लेड स्कीम को एक्सटेंशन दिया गया, एमपी लेड योजना को विस्तार दिया गया। तो एमपी लेड, अच्छा काम और करिएगा साथ में पैरेलल में, एक अपने नोटबुक में ही कहीं पेज बना लीजिए, जो मैं स्कीम बोलता हूँ बीच में आपको, उसको अलग से नोट कर लीजिएगा जगह। मैं बोला एमपी लेड स्कीम, न्यूज़ आपने देख ली यहाँ पर, अलग से इंडेक्स बना लीजिए कहीं भी, मैं तो बना ही रहा हूँ अपने पास, इंडेक्स बना लीजिएगा कि स्कीम आई है चर्चा में, तो उस पर नॉलेज आपको ज़्यादा हो। एक होता है नॉलेज होना खबर के बारे में कि भैया जनधन योजना मालूम होना चाहिए क्या है, एक ज़्यादा मालूम होना उसके बारे में, यार क्या हो रहा है इसमें, कुछ घोटाला हुआ है, कोई और चर्चा आई है इस पर, तो एटलीस्ट ये होगा आपके पास, तो इनमें ज़्यादा फोकस कर पाएंगे आप लोग, रास्ते में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे इस चीज़ को यहाँ पर कि भैया एमपी लेड चर्चा में आई थी कुछ दिनों पहले, एक्सटेंशन मिला है, ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। अब ज़्यादा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इसको, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, मॉस्पी देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय देखता है इसको, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ये चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाती है यहाँ पर कि ये होता है कि आप और इकट्ठा कर रहे हैं जानकारी। एक है एमपी लेड में क्या हुआ जान लिया आपने, यदि आप स्कीम को अलग से लिख लेंगे तो हम लोग जब समरी करेंगे स्कीम्स के बारे में तो आप जानते हैं यार ये पूछा गया है, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे उस चीज़ में पढ़ते समय, तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सामने निकल के बाहर आ जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कोई भी स्कीम बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अलग से मेंशन कर दीजिए, कॉपी में गोला मार दीजिए, अलग से अलग लिख दीजिए, कुल मिलाकर आपकी स्कीम अलग चलती रहनी चाहिए, जिससे आपको कंपाइल करने में आसानी होगी लास्ट टाइम में जाके बहुत। तो एमपी लेड की बात करें हम लोग, एमपी लेड योजना को एक्सटेंड किया गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं और क्या हुआ है देश के अंदर। बात करें कैबिनेट फैसलों की बात मैं कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर।
FDI नीति हो गया, एमपीलेड हो गया। ओके, DSF हेड बनाएंगे। DSF स्मॉल फील्ड हम बात कर रहे हैं, छोटे तेल क्षेत्रों की बात करेंगे आपके साथ। छोटे तेल क्षेत्र या DSF की बात कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पर। DSF जो पहली खबर है नोट्स में आपके, डिस्कवर्ड ऑयल फील्ड स्मॉल फील्ड्स, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स या DSF, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स या खोज लिए गए छोटे तेल क्षेत्र। सुन लीजिए, ऑनलाइन न्यूज़ है ये, काम आएगी आपकी, चर्चा हो सकती है क्योंकि हाइड्रोकार्बन सेक्टर में जितना भी कुछ हुआ है, अगर मैं समरी करूं आपके साथ, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बहुत कुछ हुआ है इस साल, लेकिन 2-3 बातें जो हमके चर्चा में रहेंगी इस बार। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में जैसे कि बात करेंगे आगे जाकर आपके साथ नेल के बारे में, क्या है प्रोग्राम बना पूरा, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी जो कन्वर्ट हो गई है किसमें अब, हेल्प में। तो ये पॉलिसी बन सकती है, हालांकि 16 का ट्रबल है लेकिन बन सकता है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है अब तक। नेल पर हेल्प की बात नहीं की गई, बन सकता है क्वेश्चन आपका यहाँ पर। इसके अलावा न्यू एक्रेज पॉलिसी आ गई है हमारे पास। मेन है DSF की बात होना, स्मॉल फील्ड की बात होना। एकरेज पॉलिसी आ गई है, एकरेज पॉलिसी की बात करेंगे, ये क्या है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बन रहा है डेटा रिपोजिटरी, तैयार की गई है NDF हमारे यहाँ पर, NDR तैयार किया गया, नेशनल डेटा रिपोजिटरी तैयार की गई है हमारे यहाँ पर, चर्चा इसकी भी रहेगी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन सेक्टर में जो एक मर्जर एक्विजिशन हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, HPCL ONGC का या मर्ज करने की बात कही गई तेल कंपनियों को हमारे यहाँ पर, उनके फायदे नुकसान की बात करेंगे। कई बात मैं करूँ केवल DSF की, सुन लीजिए DSF में न्यूज़ क्या, कैबिनेट के फैसले बात करेंगे, इसके बाद में हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आपको ये आसान होगा पढ़ना, इसको इससे रिवाइज भी हो जाएगा वहाँ पर जाके आपका एक बार। तो DSF क्या होते हैं, DSF या मार्जिनल फील्ड भी कहते हैं, छोटे फील्ड, मार्जिनल फील्ड या स्मॉल फील्ड, कुछ भी कह लीजिए इनको, कुल मिलाकर छोटे फील्ड हैं। न्यूज़ क्या है यहाँ पर, न्यूज़ इतनी सी है कि हमारे पास, हम जानते हैं देश में कहाँ कहाँ छोटे फील्ड हैं। छोटे फील्ड इसलिए कहते हैं बड़े स्केल पे तेल नहीं है इनके अंदर, छोटा तेल है, भंडार छोटा सा है, इनको निकालना वायबल नहीं है क्योंकि निकालने में जो खर्चा करेंगे आप, मशीन लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे और कर्मचारी रखेंगे, उसका तेल निकलने वाला है नहीं, घाटा हो जाता है। हम जानते हैं कहाँ कहाँ है लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल काम है इनको क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। तो सरकार के पास आइडेंटिफाई है कहाँ पर है लेकिन निकालते नहीं थे इनको हम लोग। जैसे कुछ ONGC के पास से, इसमें से कुछ IOC के पास से, सरकारी कंपनी के पास से, लेकिन निकाल नहीं दी तेल आर्थिक हालात के चलते। अब क्या किया है सरकार ने, कहा है कि इनसे वापस लिया जाएगा 69 को, जो ONGC के पास है, जो IOC के पास, वापस लेंगे और देंगे प्राइवेट बिडर्स को। नीलामी होगी इन तेल ब्लॉकों की, हो गई ऑलरेडी, मैं कहूँगा एक राउंड चालू हो गया है, एक राउंड हो चुकी है। नीलामी की जाएगी इनकी और बेचा जाएगा या दिया जाएगा प्राइवेट बिडर्स को, और कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी, आपको जितना तेल निकालिए इसमें से, एक दिन में पूरा निकाल लीजिए, 2 दिन में निकाल लीजिए। पहले शर्त होती थी, वो नहीं होगी, तेल निकलता है, कोयला निकलता है, गैस निकलती है, सब निकाल लीजिए। यानी कुल मिलाकर सिंगल लाइसेंस फॉर ऑल, सिंगल लाइसेंस मिलेगा आपको सारे काम के लिए, अच्छी बात कही गई है। और सरकार ने लॉन्च कर दिया, यहाँ पर निजी ब्लॉक्स को दिया है, 69 छोटे दिए हैं हम लोग निजी कंपनी। तो जोड़ लीजिएगा, कैबिनेट का फैसला क्या है, फैसला कैबिनेट का यहाँ पर है, छोटे तेल क्षेत्रों को या मार्जिनल ऑयल फील्ड बोल लीजिए इस केस, मार्जिनल ऑयल फील्ड्स को, मार्जिनल ऑयल फील्ड्स को प्राइवेट बिडर्स को दिया जाएगा। मार्जिनल ऑयल फील्ड को प्राइवेट बिडर्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो बात करूं DSF की, डिस्कस स्मॉल फील्ड की आपके साथ में, जो नहीं लिखा है मैं लिखवा रहा हूं आपके नोट्स में, क्या नहीं लिखा है वो लिखेंगे हम लोग। डिस्कवर स्मॉल फील्ड के फीचर्स, फायदे क्या होते हैं, स्पीड लिखेंगे, फायदे क्या होते हैं DSF के, स्पीड लिखेंगे, फायदा क्या है इसके अंदर। 100% FDI अलाउ किया है, 100% FDI शॉर्ट में लिखेंगे, 100% FDI, विदेशी कंपनियां में आके माइनिंग कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट, सिंगल लाइसेंस फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन्स, सभी हाइड्रोकार्बन्स के लिए सिंगल लाइसेंस होगा, सिंगल लाइसेंस फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन्स, सभी हाइड्रोकार्बन्स के लिए सिंगल लाइसेंस होगा, यानी कि कुछ भी मिलता है उसमें से आपको एक बार लाइसेंस लीजिए सब कुछ निकाल सकते हैं आप, कुछ मिलता है वहाँ पर। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, खनन गतिविधियों पर कोई नियमन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, एक दिन पूरा निकाल लीजिए, 2 दिन में निकाल लीजिए पूरा, कोई मना नहीं करेगा आपको। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, खनन गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी आपको अगर टर्म दिया 1 साल का समय दिया है तो 1 साल में पूरा तेल निकाल लीजिए, आधा निकालिए, ये आपकी इच्छा है। समय दिया आपको 1 साल का, नहीं लिमिट नहीं लगाई सरकार ने कि आप इतना निकालेंगे, इतना तेल निकाल सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं, समय आपको दिया गया है 1 साल, पूरा खाली कर दीजिए, ये आपकी इच्छा है। यानी कुल मिलाकर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, और साथ ही साथ रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर।
राजस्व की साझेदारी होगी, यानी घाटा हुआ कंपनी को तो घाटा सरकार को भी होगा, कंपनी को फायदा हो, रेवेन्यू मिला कंपनी को तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कंपनी घाटे के साथ जुड़ा होगा, सरकार राजस्व भागीदारी मॉडल यूज होगा, ना कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर होगा रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो विशेषता थी हेल्प पॉलिसी की, हेल्प में कहा गया था रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट वहाँ लाया गया है, तो यहाँ पर जोड़ा गया रेवेन्यू शेयरिंग राजस्व भागीदारी, यानी अगर जो तेल निकलेगा तो शेयर होगा आपके साथ, नहीं मिला या कम निकला या घाटा हुआ कंपनी को तो आपके साथ भागीदारी नहीं की जाएगी। हो भाई बात हमारी यहाँ पर ये तो 3-4 की पॉइंट हैं जो काम के रहेंगे। बाकी एक चर्चा भी करेंगे आपके साथ। ओपन एकरेज की बात में कभी करूँगा चर्चा हुई तो। OLEP बात रहेगी। साल 2 बड़ी खबरें रही है हमारे पास, OLEP और DSF। मेरा मानना पर्टिकुलर है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। ये टॉपिक ऐसा हेल्प नहीं पूछा 2016 में, कोई बात नहीं, अगला जो कदम होगा UPSC का DSF या OLEP ये पूछ सकता है वो। तो एकरेज की बात भी करेंगे आगे जाकर आपके साथ। और OLEP की ज़रूरी है वो है आपका NDR, तो ये भी काम का रहेगा। 3 टॉपिक रहेंगे आपके लिए और सबको मिलाकर दिखाया तो हेल्प बन ही जाता है अपने आप ही। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, चर्चा करेंगे आगे जाकर आपके साथ। हाल फिलहाल कैबिनेट की फैसले बात मैं कर रहा हूँ, कैबिनेट का फैसला है DSF को लेकर। हो पा रही खबर हमारे पास, पढ़ लेंगे नोट से, आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ बाकी चीज़ें जोड़ लेंगे अपने पास। सरकार डिसाइड करेगी खुद, जुडिशियल कॉन्ट्रैक्ट सरकार डिसाइड करती है। सरकार मांगती कितना रेवेन्यू चाहिए उसको, तो जो भी रेवेन्यू को मिलेगा 50% मुझे चाहिए, देना पड़ेगा 50%, कंपनी तय नहीं कर सकती। ये अलग बात है, रेवेन्यू मिलेगा तब ना, लेकिन नहीं मिला तो फिर नहीं मिलेगा आपको। अगर मान लो 10 रुपये मिले, सरकार ने कहा 50% मेरे हैं तो आप 5 रुपये देने पड़ेंगे। 1 लाख मिला 50,000 देने पड़ेगा, नहीं मिला तो कुछ नहीं देंगे फिर आप। चलिए बात करते हैं आपके साथ, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, एम्स की बात बाद में करेंगे आपके साथ। अगला टॉपिक है हमारा ओके हेड नोएंगे जूट इंडस्ट्री की बात करें, जूट की बात करें। जूट पैकेजिंग कंपल्सन या अनिवार्यता है जूट पैकेजिंग की, इसमें क्या जोड़ा गया सरकार के द्वारा इस साल। जूट पैकेजिंग ओके सुन लीजिए, भारत सरकार ने कुछ नियम तैयार किए हैं। कंपनियों को कहा गया है कि वो जूट पैकेजिंग को बढ़ावा देंगी, जूट पटसन को बढ़ावा देंगी। काफ़ी चर्चा हो रही है जूट पटसन पे आजकल। एक मिनट दीजिए मुझे ना। ओके, वन लाइन सुन लीजिए, काम की खबर है। क्वेश्चन साल भर चर्चा में रहा, जूट में 2 बार फैसले हुए, एक बार जनवरी महीने में, फिर जुलाई में आकर 2 बार बदलाव हुआ है और सरकार फिर बदल रही है नियम कुछ दिनों में जूट पर। तो बैक टू बैक हमने देखा है जूट किसानों को फायदे की बात चल रही है। फूड या पटसन की बात करें हम लोग यहाँ पर, सरकार ने बात की है कि जो पैकेजिंग होती है अनाज की और चीनी की, उसको पैक करना ज़रूरी है जूट के अंदर। उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, देखेंगे दोबारा साथ में प्लीज़ देखेंगे। 90% फूड प्रोडक्ट, 90% फूड और 20% शुगर पैक होना ज़रूरी है जूट के अंदर। 90% अनाज और 20% शुगर पैक होना ज़रूरी है जूट के अंदर। याद रखिएगा, एक्ट है हमारे पास जूट को लेकर एक, इसका नाम है जूट पैकेजिंग एक्ट 1987। याद रखिए नाम है इसका, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 87 का है। जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 87 का हमारे पास एक है, जूट पैकेजिंग मटेरियल अधिनियम 87, इसमें चेंज किया गया है और 90 और 20% कर दिया गया है। आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग इसमें तो बदलाव और भी मिलेंगे हमको, जूट आई केयर की बात भी करेंगे आगे जाकर। हालांकि इसको 90 को 100 करने की बात चल रही है सरकार के पास और उम्मीद करते हैं 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा वो। तो राइट नाउ 90 है, लेकिन 1 अप्रैल आने वाले 1 अप्रैल से 100 होने वाला है। तो पूरा अनाज पैक करना होगा आपको आने वाले दिनों में 1 अप्रैल के बाद से। हालांकि सरकार होल्ड भी कर सकती है, मालूम नहीं सरकार होल्ड ना कर दे उसको, ये अलग बात है, लेकिन अभी जो नियम है वो 90 का है, आने वाले 1 अप्रैल से 100% हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात जो पूछ सकता है, जूट पर चर्चा क्योंकि 4 बार रही है, 3 बार आ चुका है जूट के बारे में बातें। तो जूट का ईयर कब होता है, जूट का वर्ष क्या होता है जानते हैं? जूट ईयर जैसे होता है अनाज का ईयर होता है, क्या RBI ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, जूट ईयर कब होता है? न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर जनवरी से होता है आप जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है आप जानते हैं। RBI का ईयर कब से होता है? 1 जुलाई से होता है आप जानते हैं। गन्ने का ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल नहीं, नवंबर, गन्ना ज़्यादा नवंबर होता है गन्ने का सीजन, गन्ने का। तो हर क्रॉप का अलग सीजन होता है। कृषि का भी 1 जुलाई चलता है हमारे यहाँ पर, और यही चलता है जूट का भी। जूट का होता है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 30 जून चलता है एक।
तो जूट ईयर की बात वो कर सकता है, जूट ईयर क्या है, जूट पे बात कर सकता है, वो चीज़ें काफ़ी चर्चा है। जूट का एक्ट है पास हमारे पास। जूट में नंबर 1 पे आप जानते हैं कौन सा राष्ट्र होगा, आज जो हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल राज्य होगा जूट पर। बात करें जूट को लेकर सरकार ने कुछ इनिशिएटिव उठाए हैं बिहार में, वो इनिशिएटिव क्या क्या है वो देखने के बाद स्पीड में आपके साथ बात करें जूट को लेकर क्या क्या प्रयास किए गए हैं हाल के दिनों में। जैसे जूट आई केयर लॉन्च किया सरकार ने, जूट आई केयर सरकार ने लॉन्च किया है। जूट आई केयर क्या है, ये एक तकनीकी काम है जिसके जरिए प्रोडक्टिविटी ऑफ जूट बढ़ाई जाती है। वन लाइन में कहा जाए, माइक्रोबायोलॉजी का प्रयोग करके, सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है जूट की प्रोडक्टिविटी को, जूट के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। जूट आई केयर के नाम से, जूट आई केयर के नाम से बढ़ाया गया है। इसमें असम और वेस्ट बंगाल लॉन्च किया गया है इसको। जूट आई केयर माइक्रोबायोलॉजी का, सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके आप बढ़ा रहे हैं जूट की उत्पादकता को। यहाँ पर जूट आई केयर का काम किया सरकार ने। इसके अलावा सरकार ने जियो टेक्सटाइल, या इसमें कहेंगे हम लोग सड़क बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम लोग जूट तकनीक का। सड़कें बनाई जा रही हैं जूट की, नॉर्थ ईस्ट में सड़कें बनाई जा रही हैं जूट की हमारे यहाँ पर, इसका प्रयोग ये हो रहा है। लिखा हुआ है आपके नोट्स में, पढ़ लीजिएगा। क्या जियो टेक्सटाइल, जियो वो जी आई और जियो नहीं है, ये जियो टेक्सटाइल, जियो सी की बात आती है हम लोगों को आजकल। तो जियो टेक्सटाइल की बात हो रही है यहाँ पर। जियो टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल बोलिए एक प्रकार से, हम प्रयोग करेंगे, सड़क बनाने में प्रयोग करेंगे। एक हमने लॉन्च किया जूट स्मार्ट, एक जूट आई केयर है, एक जूट स्मार्ट हमने लॉन्च किया है। जूट स्मार्ट ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा खरीदारी की, कि जो बेचा जा रहा है जूट, जहाँ खरीदा जा रहा है वो एक ऐप बेस्ड एप्लीकेशन हो जाएगी, इससे जूट खरीदना बेचना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जूट आई केयर, जूट ऐप या जूट स्मार्ट की ऐप की बात कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर जूट लॉन्च किया जियो टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सड़क बनाने में जूट का। तो मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं जिससे जूट किसानों को फायदा मिल सके। ना केवल पैकेजिंग अनिवार्य कर दी है, बल्कि कई चीज़ें और बढ़ाया जिससे जूट को फायदा मिल सकेगा। जूट कहाँ होता है लार्जेस्ट, हमारा वेस्ट बंगाल में। थोड़ा याद रखिए, चर्चा हो सकती है जूट किसानों के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5 साल से या लगभग 17-18 की बात मैं करूँ, 16-17 की बात करूँ, देश में जूट का ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया था। जूट मिल्स जो हैं पश्चिम बंगाल में बंद हो रही हैं बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर काफ़ी बड़े स्केल पर, और कहीं ना कहीं ये प्रयास है जूट को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रमोट किया सरकार ने जूट को यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। कैबिनेट का एक फैसला था, वो लिख लीजिएगा। एलपीजी या उज्ज्वला योजना का एक्सटेंड किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक्सटेंशन 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ लोगों को दिया गया परिवार का फायदा। लिख लीजिएगा, उज्ज्वला योजना का एक्सटेंशन, उज्ज्वला योजना का विस्तार, उज्ज्वला योजना का विस्तार किया गया है। पहले 5 करोड़ टारगेट था, वो गया टारगेट का 8 करोड़, 2020 तक अचीव किया जाएगा इसको। उज्ज्वला योजना का विस्तार, पीएम उज्ज्वला योजना, 5 की जगह 8 करोड़ होगा इसमें लक्ष्य, 2020 तक अचीव किया जाएगा। पहले 5 करोड़ कौन थे ये? पहले 5 करोड़ वो फैमिली थी जिनका नाम SECC में आता है। अब ऐसी फैमिली भी होंगी जिनका नाम इसके बाहर है या गरीब हैं या फ़ायदा नहीं है मिल पाता इसका उनको यहाँ पर। तो पहले 5 करोड़ फैमिली वो थी जिनका नाम था सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC में। अब वो परिवार भी होंगे जो इसमें शामिल नहीं हैं, गरीब हैं लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं। तो SECC के अन्य फैमिली जो है वही शामिल होंगे इस काउंटिंग में। अब LPG की स्कीम में शामिल किया जाएगा उनको भी यहाँ पर। अब तो 8 करोड़ होंगे। अब याद रखिएगा, इसको मीडिया नाम दिया था उज्ज्वला प्लस योजना, तो ठीक है, मिल जाए पहचान लीजिएगा। उज्ज्वला प्लस भी कहा गया था इसको, इकोनॉमिक सर्वे ने इसको वर्ड यूज़ किया था उज्ज्वला प्लस। हालांकि सरकार ने बाद में कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन बोलते हैं उज्ज्वला प्लस, उज्ज्वला प्लस योजना। तो 8 करोड़ बच्चों या 8 करोड़ परिवार को दिया जाएगा ये सिलेंडर या LPG कनेक्शन। अब जैसे मैंने कहा उज्ज्वला योजना, तो आप उसको अलग से कोट कर लीजिएगा। चर्चा रही है तो अब जब पढ़ेंगे स्कीम हम लोग तो हम लोग डिटेल पढ़ पाएंगे उज्ज्वला योजना के बारे में। चर्चा में रही है तो ज़्यादा पढ़ना है आपको, फिर 4 साल पुरानी योजना नहीं पूछेगा, लेकिन चर्चा में आ रही है योजना अगर तो पूछ सकता है डिटेल में उस पर। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। एमपी स्कीम की बात मैं कर चुका हूँ आपके साथ। ओके, एक टॉपिक और लेंगे आपके साथ, महानदी वाटर डिस्प्यूट पर ट्रिब्यूनल का फैसला। महानदी पर बनाया गया महानदी विवाद पर बनाया गया ट्रिब्यूनल। महानदी विवाद पर बनाया गया ट्रिब्यूनल। महानदी विवाद पर बनाया गया ट्रिब्यूनल। सुन लीजिए यहाँ पर, महानदी विवाद पर बनाया गया ट्रिब्यूनल। महानदी विवाद किसके बीच में है? ये ज्योग्राफी जानते हैं महानदी की आप लोग, जाके जहाँ विवाद नदियों का ज्योग्राफी क्लियर होना चाहिए आपको, कहाँ चालू होती है, कहाँ ख़त्म होती है,
किन किन राज्यों में जाती है, किन राज्यों में बेसिन एरिया है। कई बार नदी नहीं गुजरती लेकिन बेसिन एरिया वहाँ पर होता है, जैसे कि इस केस में झारखंड है, महानदी झारखंड में नहीं जाती लेकिन झारखंड में बेसिन एरिया आता है उसका, वहाँ का पानी भी आता है नदी के अंदर ही। तो 3 राज्य डिस्प्यूट है यहाँ पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के विवाद है यहाँ पर, क्योंकि बेसिन एरिया महानदी का झारखंड में भी आता है। तो बना दिया गया है ट्रिब्यूनल्स को लेकर, विवाद हुआ था इसमें लेकर, तो बना दिया गया ट्रिब्यूनल्स हमारे यहाँ पर। तो इसमें जो आपको पढ़ा होना चाहिए, बता दूँ काम का क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, संविधान का कौन सा 262 संविधान का आर्टिकल, इसके संसद को अधिकार दिया गया है नदी विवाद पर ट्रिब्यूनल आने का। पहला काम, कोई एक्ट है इसके लिए हमारे पास, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट एक्ट हमारे पास एक काम कर रहा है ऑलरेडी, 56 का 1956 का अधिनियम है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का अधिनियम जो बनाया गया, इस एक्ट का प्रयोग करके, इस प्रोविजन के बनाया गया एक्ट। यहाँ पर यह है संविधान का आर्टिकल, यह है एक्ट जो बनाया संसद ने। इस एक्ट के तहत बनते हैं देश में ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। आर्टिकल याद रखिए 262 जो आप पढ़ते ही हमेशा, क्या कहता है आर्टिकल, ट्रिब्यूनल के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। यहाँ पर आकर ये क्लियर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, कहना चाहिए मुझे, सरकार संसद के फैसले को। तो ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा चैलेंज नहीं कर पाएंगे आप कोर्ट में। लेकिन हालांकि कोर्ट कह चुका है इस बारे में कि वो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय होने के नाते किसी भी ट्रिब्यूनल किसी बोर्ड के फैसले की अपील सुन सकता है। तो कोर्ट इस पर क्लियर कर चुका है। संविधान में लिखा है 262 में तो कोर्ट नहीं आएगा, लेकिन कोर्ट ने फैसले में कहा है अपने कि वो अपीलीय कोर्ट है, देश का लार्जेस्ट अपीलेट कोर्ट है। ऐसे में वो किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी संस्था द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। तो अपील जाती है कोर्ट में, भी हाल में गई थी कावेरी को लेकर और कोर्ट ने फैसला दिया भी था उसके ऊपर, तो अपील सुन सकता है कोर्ट। हालांकि संविधान में ऐसा कानून मना किया गया है। तो भाई ये बात हमारी चर्चा में रहा, ये महानदी विवाद, महानदी की ज्योग्राफी देखना आपको काम रहेगा। यहाँ पर एक पॉलिटिकल आर्टिकल देख लीजिएगा, पॉलिटी में आर्टिकल कौन सा है, और एक काम और करेंगे, देश में कौन कौन से नदी डिस्प्यूट हैं। एक बार समरी आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर कौन कौन से डिस्प्यूट है मेरे पास, ब्रीफ करना चाहें तो सुन लीजिए। नदी डिस्प्यूट कौन कौन चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल बने हुए इनके ऊपर देश में, कौन कौन से हैं, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, वंशधारा है, महादई है। महादई बन गया, महादई डिस्प्यूट चल रहा है। महादई जो गोवा और कर्नाटका के बीच है, मांडोवी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो महादई, वंशधारा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा का काम हो चुका है, पहले नर्मदा बन चुका है, फैसला आ चुका है नर्मदा का। सतलज यमुना लिंक कैनाल जो बनता है, सतलज यमुना के लिए बना ट्रिब्यूनल, फैसला आ गया है, जिसको पंजाब ने मानने से मना कर दिया है। सतलज यमुना लिंक कैनाल ट्रिब्यूनल के फैसले मानने से मना कर दिया पंजाब ने, कंटेम्प्ट कोर्ट हुआ, वो अलग बात है, लेकिन चर्चा में था वो इस बार। सतलज यमुना लिंक कैनाल वो भी चर्चा में रहा। नर्मदा रही, इधर साइड कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना है। नदी का बन गया नया, वंशधारा एक ऑलरेडी चल रही है। ये वंशधारा कहाँ बहती है, वंशधारा नदी उड़ीसा में, ईस्टर्न कोस्ट में जाती खत्म होती है। तो वंशधारा नदी बात चल रहा है आंध्रा और उड़ीसा के बीच में। तो वंशधारा हुआ, फिर सुन लीजिए आराम से, कावेरी स्टार्ट करते हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, उसके ऊपर आएंगे वंशधारा, महानदी, नर्मदा, सतलज, यमुना। ये कुछ रिवर हैं इंडिया की जिन पर डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, कुछ के फैसले आ चुके हैं, कुछ अभी भी काम कर रहे हैं। चर्चा होती रहती है इनके ऊपर। इस साल चर्चा ये भी आई थी आपके साथ, हालांकि न्यूज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन चर्चा ये भी आई थी कि कृष्णा नदी ट्रिब्यूनल जो है उसे दोबारा बनाने की मांग की थी कुछ राज्यों ने, खासकर तेलंगाना के बनने के बाद। तेलंगाना का मानना है कि नए राज्य बने हैं, हमको ज़्यादा पानी मिलना चाहिए पुराने मुकाबले। तो कृष्णा ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, आपको बांटना पड़ेगा आंध्र प्रदेश के साथ पानी, जो आंध्रा को दिया गया था उसी से बंटवारा करना पड़ेगा। नहीं, चर्चा में वो भी था आपके लिए। तो यानी बहुत सारे ट्रिब्यूनल चर्चा में रहे हैं साल भर में, न्यूज़ बन सकती है। ट्रिब्यूनल कैसे बनते हैं, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा एक्ट है, विवाद किन राज्यों के बीच है, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। पढ़ने का मन करे तो अभी से पढ़ सकते हैं आप। ईयर बुक के अंदर जल चैप्टर है जल संसाधन, उसमें बाकायदा लिस्ट बनाई गई है, ट्रिब्यूनल कब बना था, कब खत्म हुआ, क्या फैसला आया उसका। बुक है इंडिया बुक, चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, वहाँ दिए बाकायदा ऑर्डर वाइज ट्रिब्यूनल सारे उसके अंदर। पढ़ लेंगे, पढ़ने का मन करे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। हो भाई ये बात हमारी यहाँ पर ये चर्चा में इस साल है महानदी नदी का जो बनाया गया नया ट्रिब्यूनल। चलिए बाहर आते हैं इस टॉपिक से। ओके, इसके अलावा हम बात करें, इसमें कुछ और चर्चा भी हमारे पास है। हेड बनाएंगे एनएफआरए। एनएफआरए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पर। चलिए सुन लीजिए मामला क्या है ये। पिछले कुछ समय से लगातार स्कैम सामने आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम सामने आ रहे हैं, जहां हम देखते हैं ऑडिटिंग फर्म्स धोखाधड़ी करती हैं, छुपा लेती हैं डेटा को। मैं कल बात भी कर रहा था किसी क्लास में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फैली की बड़ी वजह क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो है हमारी ऑडिटिंग फर्म्स का मालिकों के साथ साठगांठ कर लेना। चाहे PwC की बात कर, सत्यम स्कैम की बात करें, या डिफरेंट स्कैम सामने आए हैं अभी येस बैंक का, एक्सिस बैंक का, सब क्या है ये ऑडिटिंग फर्म साठगांठ कर लेती हैं अपने मालिकों के साथ, और कहीं ना कहीं डेटा सही नहीं आता। तो हम चाहते हैं ऑडिटिंग फर्म पर लगाम लगाई जाए, स्टैंडर्ड सेट किए जाए देश के अंदर, इसलिए बनाई गई है NFRA देश में। NFRA देश में ऑडिटिंग के मानक तैयार करने वाली सबसे बड़ी संस्था होगी। NFRA दोनों जोड़ लीजिएगा। NFRA कैबिनेट ने फैसला किया, NFRA बनाई जाएगी, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, ये एक स्वतंत्र निकाय होगा ये, जो देश में ऑडिटिंग के मानक तैयार करेगा, जो देश में ऑडिटिंग के मानक तैयार करेगा, ऑडिटिंग के मानक तैयार करेगा। एक स्टैचुरी बॉडी है ये, एक संवैधानिक संस्था होगी क्योंकि इसका उल्लेख किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। सेकंड पॉइंट, एक स्टैचुरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, मेंशन इन कंपनी एक्ट 2013, एक संवैधानिक संस्था, नॉट संवैधानिक नहीं, संवैधानिक स्टैचुरी बॉडी है, मेंशन इन कंपनी एक्ट 2013 में इसका उल्लेख किया गया था। कहा गया था बनाया जाए इस संस्था को, तो कंपनीज एक्ट में उल्लेख किया गया संस्था का, बनाई गई है ये संस्था। याद रखिएगा, अब तक ऑडिटिंग के मानक तय करने और ऑडिटर पर निगरानी करने का काम करती है ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, जिसमें से मानक तैयार करने का काम अभी ICAI करता रहेगा, लेकिन जो वॉचडॉग का काम है कि ऑडिटर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो काम करेगा NFRA। तो ICAI को बंद नहीं किया गया है, ICAI के साथ रहेगा NFRA। तो ICAI ने आलोचना की भैया हमारा काम कम कर दिया आपने, कोई बात नहीं, काम कम हो गया, बैलेंस हो जाएगा ऐसे कहीं ना कहीं, दो संस्थाएं रहेंगी, बैलेंस बना रहेगा, दोनों जोड़ लीजिएगा। राइट नाउ वर्तमान में ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, मानक तैयार करने निगरानी काम करता है, दो काम करता है, सेट द स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटरिंग। वर्तमान में ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली हेडक्वार्टर संस्था का। ICAI कहाँ है? ITO पर, ITO पर दिल्ली में है, ITO ऑफ कोर्स, ICAI हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। इंपॉर्टेंट बात है, ICAI का काम था क्या? मानक तैयार करना और ऑडिटर पर निगरानी करना। अब जो निगरानी काम होगा इसमें आप देख रहे हैं, इट वुड बी overarching watchdog of auditing professionals and one set up the current power। जो ICAI का अधिकार है निगरानी करने का, वो चला जाएगा अब NFRA के पास। तो ICAI का जो वॉचडॉग का अधिकार है, निगरानी का अधिकार, वो चला जाएगा NFRA के पास। चर्चा हो रही है काफ़ी इसको लेकर, NFRA के पास चला जाएगा। याद रखिएगा, NFRA का अधिकार होगा कि कोई कंपनी धोखाधड़ी करती है, गलत ऑडिटिंग करती है, उसे वो अनलिस्ट कर सके, उससे वो काम लाइसेंस छीन सके, काम करना बंद करा सके। जैसे आपने एग्जांपल देखा था सत्यम केस में, PwC प्राइस वाटर कूपर हाउस ने गलतियां की थी वहाँ पर, और सेबी ने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया। अब ये काम कौन कर पाएगा? तो पेनल्टी लगाना, उसको बंद करना, उसको काम से रोक देना, ये सब तय करेगा आप NFRA। लिखिएगा NFRA गलत ऑडिटिंग करने वाली संस्थाओं को बैन कर सकता है या उन पर जुर्माना लगा सकता है। NFRA गलत ऑडिटिंग करने वाली फर्म्स के ऊपर बैन लगा सकता है या उनको प्रतिबंधित भी, या बैन लगा सकता है, उन पर जुर्माना लगा सकता है, उन पर जुर्माना भी लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टडी बनाएंगे हम लोग, नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड। नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, राष्ट्रीय शहरी आवास कोष, राष्ट्रीय शहरी आवास कोष, नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड की बात मैं कर रहा हूँ। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है शहरों में, उसकी फाइनेंशियल बॉडी एक प्रकार से उसकी वित्तीय संस्था होगी, उसे फाइनेंस प्रोवाइड करने संस्था होगी नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड। दोनों जोड़ेंगे। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAY शहरी को फंड प्रोवाइड करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAY शहरी को फंड प्रोवाइड करेगा, पहला काम। दूसरा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत बनाया गया है इसको, शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत बनाया गया है इसको।
शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के तहत बनाया गया है इसको, शहरी मामलों के मंत्रालय बनाया गया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट, इस फंड की मैनेजमेंट का काम करेगा BMTPC। इस फंड के मैनेजमेंट का कार्य, इस फंड के प्रबंधन का कार्य BMTPC करेगा। भवन सामग्री और तकनीक संवर्धन परिषद, भवन सामग्री और तकनीकी संवर्धन परिषद, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, भवन सामग्री और तकनीकी संवर्धन परिषद, तकनीकी संवर्धन परिषद इसकी निगरानी करेगा, इसकी मैनेजमेंट करेगा। हो भाई ये बात हमारी। तो मंत्रालय कौन सा है, फंड है नबस 60,000 करोड़ लिखा है, फंड है 60,000 करोड़, ये लिख लीजिए, काम आ सकता है। यूपीएससी आज का थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, पूछ रहा था फंड का राशि कितनी है। 2 सालों से देख रहा हूँ मैं, पहले नहीं पूछता था, समझदार तो यूपीएससी 2 सालों से क्या पूछ बैठे वो। लगता है कि हर चीज़ अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्यों ना पूछा जाए भी चीज़। यहाँ पर NIF का फंड कितना है, सेटेलाइट कितनी ऊंचाई पे गया, कितने किलो का है, मतलब यूपीएससी चीज़ें नहीं करता कुछ साल पहले, तो मुझे याद है 62 हो गए पढ़ते पढ़ाते मुझे यहाँ पर। तो यूपीएससी बचता था इस पर फैक्चुअल चीज़ों से, कितने किलोग्राम का सेटेलाइट है, कितनी ऊंचाई तक गया, कितने फंड कितने का बनाया है। अब ये पूछ रहा है वहाँ पर NIF का फंड पूछा उसने 20,000 करोड़ का, उसके बाद उसने पूछा एस्ट्रोसैट की ऊंचाई कितनी है, फिर पूछा उसका वजन कितना है, तो चीज़ें पूछ सकता है। तो बड़ा कुछ फंड बन रहा है, बड़ी राशि जारी हो रही है, ध्यान रखिएगा। 60,000 करोड़ अगर अमाउंट लिखवाया तो मैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, चर्चा हो सकती है इस पर भी। आगे बढ़े, आगे याद नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ एग्जाम में आपको, ये मेरा दावा है कि मैं हमेशा चाहता हूँ, ये भूल जाते हैं लोग। तो वहाँ पर ये सुना हुआ लग जाए, पढ़ा हुआ लग जाए तो काम अच्छी बात है वहाँ पर। तो भाई ये बात हमारी NUHF इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या निकल के आया, स्कीम कौन सी निकल के आई है, आवास योजना शहरी, चर्चा में रहेगी। आवास शहरी में अपडेट हुआ है बहुत साल, इस बार फ्लोर एरिया बदला गया, 4 स्कीम चल रही है, उसके साथ फंड बनाए गए हैं। जो उसमें कैटेगरीज होती हैं, EWC, LIG, MIG, उनके अलग कोटा तय किया गया है। EWC इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन हुआ, लो इनकम ग्रुप हुआ, मिड इनकम ग्रुप हुआ, सबकी बातें वहाँ की गई हैं। और जो पूरा स्कीम है ये अपने आप में आवास योजना 4 पार्टों में बांटी जाएगी। बात करूँगा स्कीम के बारे में, तो स्कीम अलग से लीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, वो हम बात करेंगे अलग से टॉपिक, स्कीम वाले टॉपिक में आपके साथ। वो वाला टॉपिक समझा रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो ऐसे हम बात करने वाले कैबिनेट के ऑलमोस्ट सारे फैसलों पर आने वाले दिनों में अपने। आज मैं यहाँ क्लास रोक रहा हूँ, कोई चिंता ना करें, मैं कहूँगा भाई कम पढ़ाऊँगा आपको आज में। तो कल से हम बात करेंगे प्रॉपर वे में, कैबिनेट का फैसला उठाएंगे पहले से, और उम्मीद करेंगे हम लोग कल एंड तक, कल शाम तक या कल जब कतार खत्म हो, 6 महीने के हमारे कैबिनेट के फैसले हो चुके हों, जिससे 3 दिन के अंदर टारगेट मैंने रखा है। नेक्स्ट इस वीक के अंदर मंगल बुध गुरु शुक्र, तो 3 दिन के अंदर पूरा कैबिनेट हो जाएगा हमारा, और कैबिनेट कमेटी का अफेयर्स भी हो जाएगा साथ में। 3 दिन के अंदर कैबिनेट के फैसले करेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे हिंदू, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे से आपके साथ, ठीक है। साथ में हिंदू के साथ मिलूंगा, ज्योग्राफी की लोकेशन भी आपके साथ पैरेलल में। तो IR का पार्ट रखा 1 घंटे का, और 2 घंटे हिंदू करेंगे हम लोग, 1.5 घंटे हिंदू करा करेंगे। मॉडर्न क्लास में बोर्ड हो जाएगी क्लास हमारी, डिफरेंट सेक्शन करते हुए चलेंगे आपके साथ। कभी हिंदू करेंगे 1 घंटे, बाद में 1 घंटा मैप करेंगे हम लोग, तो बना रहेगा मोमेंटम क्लास का। तो मिलते हैं कल आपके साथ, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को आपके। कल क्लास का टाइम 11 बजे रहेगा, थोड़ा सा कैमरे के साथ लेट हो गया था काम, कल का टाइम 11 बजे रहेगा, 11:10 पर हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। थैंक यू।